अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 104 स्टार्ट हो गया जी कैफ 5 का। और अब मेरे ख्याल में बस यही बच्चे हैं, यही बचे हैं, बाकी सब चलो। अच्छा जी, कॉस्ट लो इन प्रोडक्शन ये हमने हफ्ते वाले दिन कर लिया था। अच्छा किया कि कर लिया था। देखो हालात सामने ही है, अब मेरे शुक्र है मैंने करा दिया था। ये अब देखिए रिवीजन है, हर टॉपिक में छोटी मोटी चीज़ है, रिसेंट अटैम्प्ट के सवाल हैं, और तो कुछ अब बचा नहीं है। अब खैर है कल से इंशाल्लाह फिर मैं एमसीक्यूज़ भी आपको देना शुरू करता हूँ। ओके, तो बस ये कर लेंगे कि जो एमसीक्यूज़ मैं आपको दूंगा अगले दिन फिर आप थोड़ी सी हिम्मत करनी है अभी 3-4 दिन, ठीक है, ताकि मेरे सामने सामने हो जाएं। थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको, ठीक है जी। कॉस्ट लोन प्रोडक्शन में जनरल एंट्रीज ही थी, इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम वाली। नॉन इंटीग्रेटेड वाला एक ही सवाल था जो मैंने आपको खुद करवा दिया था, ये थोड़ा सा टफ होता है। बाकी इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या है, यही जो सीधी एंट्रीज हमने की थी वो इंटीग्रेटेड सिस्टम ही था। फिर आपको 3 अदद सवाल मैंने होमवर्क में दिए थे, शायद 2-4 सवाल और भी निकल आए जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के, लेकिन ये अच्छे सवाल थे उनमें से, तो तैयारी इनसे इनफ हो जाती है। तो इन एंट्रीज़ में से किसी एंट्री में कोई मसला, मटीरियल की एंट्रीज़, लेबर की एंट्रीज़ और एफ और फिनिश गुड्स की एंट्रीज, ये सारी हम ओवर द कोर्स ऑफ आर कंप्लीशन ऑफ कोर्स हम करते आए थे। यहाँ पे सिर्फ इकट्ठी की हैं, कोई 2-4 एंट्रीज जो हैं वो उसमें एडिशनल आ गई थी लेबर के अंदर जैसे। तो कोई क्वेश्चन तो नहीं है इनमें? पक्का जी। एनआरवी लॉस कहाँ जाता है, कहाँ जाता है? कॉस्ट ऑफ सेल में, ठीक है। पीएनएल में तो एबनॉर्मल लॉस जाता है। एनआरवी लॉस या नॉर्मल लॉस ये कहाँ जाता है? कॉस्ट ऑफ सेल में। और कॉस्ट ऑफ सेल कैसे बनती थी? ओपनिंग प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ऐसे ही है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कहाँ से आती थी? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से। उसमें क्या क्या पड़ा होता है? रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। अब एनआरबी लॉस है ना, उसको अपने रॉ मटेरियल में नहीं डाला उसने, आप उसको आप डायरेक्ट मटेरियल में, डायरेक्ट लेबर में नहीं डाला, बल्कि उसको एफओएच में डाल दिया है। प्रोडक्ट की कॉस्ट है, इसलिए एफओएच में डाला हुआ, ठीक है। ये नॉर्मल लॉस हो या एनआरवी लॉस हो, अब नॉर्मल लॉस की बात तो नहीं की है, ठीक है। अगर अब नॉर्मल लॉस होगा तो उसकी एंट्री पीएनएल डेबिट, ये ऊपर पड़ा हुआ ना, डैमेज स्टोलन, पीएनएल में जाता है, इससे ऊपर वाली एंट्री, ठीक है। अच्छा अच्छा जी, मॉडर्न इंजीनियरिंग वर्कशॉप को मसला इसमें आया हो, 4th पॉइंट समझा देता हूँ। MEW is engaged in production of customized spare parts of textile. The following information pertains to jobs worked by MEW। भाई एक काम कर लो वसीम, जो रिसेंट अटैम्प्ट है ना ये पेपर की आई है, जो कैफ 3 था आखिरी, ठीक है, उसकी फ़ोटो कॉपीज़ करा लो, प्रिंट निकाल के ना इनसे, और इनको दे दो। कुछ एक्स्ट्रा करा लेना, पड़ी रहें पीछे, फिर बाद में कोई बच्चा आ जाता है। आज फिर मेरा दिल है साथ साथ ही शुरू कर दें। जैसे इसका तो कुछ सवाल आया नहीं, इससे पिछला टॉपिक कौन सा किया है? हाँ, मतलब इससे पिछला लेबर कॉस्टिंग है ना, तो फिर उसका रिसेंट वाला सवाल साथ ही कर लेते हैं, और रिवीजन को हल्का हल्का हल्की आंच पे शुरू कर लेते हैं। फिर टाइम बच गया तो ले आओ कॉपी, टाइम बच गया तो फिर इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सवाल भी कर लेंगे, ठीक है, जो टेस्ट में आया था, ठीक है ना। उसके बाद फिर ऐसी रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। तो ये जो तीनों टॉपिक्स हैं, लेबर कॉस्टिंग हो गया, इन्वेंट्री वैल्यूएशन हो गया, और ये जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, ये समझो फिर आज में ही कोशिश करके समझो रिवाइज हो गया। इससे बैक फिर अब चलेंगे तो हो सकता है शुरू वाले सिरे को उठा लें, FOH, ABC, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन को, या फिर डिसीजन मेकिंग भी चल सकती है, प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी हैं, ठीक है। अच्छा जी, फॉलोइंग परटेन्स टू द जॉब्स वर्कड बाय MEW ड्यूरिंग द मंथ। तो कुछ जॉब्स हैं, 2 जॉब्स हैं, ठीक है, 101 और 202 डिफरेंट जॉब्स होती हैं। तो साइज़ ऑफ जॉब ऑर्डर 4000 यूनिट्स है और ये 5000। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी है, गुड। फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है और डायरेक्ट लेबर यूज है। ओवरहेड्स आर अप्लाइड टू जॉब एट 25 रुपये पर डायरेक्ट लेबर, और अंडर ओवर आर चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल। 101 वॉज completed ड्यूरिंग द मंथ एंड गुड्स वर सेंट टू वेयर हाउस फॉर डिलीवरी टू कस्टमर। अच्छा, अब ये सेंट टू वेयर हाउस हैं, अभी पता नहीं आगे गई हैं कि नहीं, अभी हमने इसको फिनिश गुड इन्वेंट्री में फेंका है। ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र टू वेयर हाउस 160 यूनिट्स वर डैमेज। अब ये फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है, ठीक है,
और उसके बारे में कह रहा है कि उसकी NRV जो है वो 5 लाख है। अब 160 यूनिट्स जो हैं, अब 160 यूनिट्स डैमेज हुए हैं और उनकी NRV जो है वो रिमेनिंग यूनिट्स वर ट्रांसफर टू कस्टमर। अच्छा, तो ये ट्रांसफ़र हो गए हैं कस्टमर को और नेट रियलाइजेबल वैल्यू डैमेज यूनिट्स की वो 5 लाख आई है, तो कैश आ जाएगा 5 लाख। उसके बाद फिनिश गुड इन्वेंट्री क्रेडिट होगी, इसकी कॉस्ट है, और P&L के अंदर आपने क्या डाल देना जी, बैलेंसिंग फिगर। ऐसे ही हुआ था। अच्छा, कॉस्ट मिल गई थी, कॉस्ट, क्योंकि जाहिर है सारा सवाल पूरा किया हो तो कॉस्ट ही निकलती है, उसमें नहीं निकली थी। सोल्यूशन ओपन कर लेते हैं साथ साथ फिर। चलें जी, ये होनी चाहिए जी, अब नॉर्मल लॉस की एंट्री कर लें, बाकी ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है। NRV लॉस की बजाय वो तो इन्वेंट्री में पड़ा होता तब, ये तो यही अजम्पशन ली गई कि निकल गया ये। चलें बहरहाल ओपन कर लेते हैं, आ जाएं आ जाएं आ जाएं, यही है ना जी, ये नंबर 6 फिनिश गुड इन्वेंट्री डेबिट डैमेज गुड्स। हाँ, अलग अलग एंट्रीज कर लेना आप। NRV लॉस पूरी वर्किंग प्रोसेस को क्रेडिट करके फिनिश गुड्स के अंदर सही वाले यूनिट्स भेज दिए ना, ठीक है, और बाकी के ये वाली एंट्री, तो आप अलग अलग एंट्री करें, अच्छी बात है। इसको मैं तोड़ के कर देता हूँ, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डेबिट और वर्क इन प्रोसेस जॉब 101। बल्कि तरतीब से चलते हैं, फिर इस एंट्री पे भी आ ही जाएंगे, क्योंकि मैंने ये वर्किंग बहरहाल आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर कर दूँ। इसमें रॉ मटेरियल आ गया, लेबर आ गई, 0.4 आपने पूछा है, पहले वो 0.4 कर लेते हैं, उसके बाद फिर एंट्रीज पे डायरेक्ट चले जाएंगे, ठीक है। चल, अच्छा जी, 5वें में एक्चुअल ओवरहेड्स फॉर द मंथ गिवन है, चौथा पॉइंट रह गया जी। जॉब 202 इज इन प्रोसेस, हाउएवर 2000 यूनिट्स आर फुली कंप्लीटेड एंड वर ट्रांसफर्ड टू वेयरहाउस ड्यूरिंग द मंथ, वाइल 3000 यूनिट्स आर 70% कंप्लीट एज एट 30 जून 2014। ठीक है जी। अब ये जो 70% कंप्लीट हैं, इनमें कहीं पे लिखा हुआ है कि ऑल मटेरियल इज एडेड एट स्टार्ट? जी बोलो, ऐसी बात भी नहीं लिखी हुई। अच्छा, अगर ये नहीं लिखा हुआ तो फिर ऐसा लिखा हुआ है कि ये 70% कंप्लीट है एज टू कन्वर्जन, ये भी नहीं लिखा हुआ। अच्छा, तो फिर सिर्फ क्या लिख दिया उसने, 70% कंप्लीट। अब कोई ऐसी निशानी तो मुझे नज़र नहीं आ रही जिससे मुझे ये पता लगे कि ये जो है वो मटेरियल स्टार्ट में था, मटेरियल 100 है और कन्वर्जन 70 है, तो मेरे ख्याल से तो फिर यही किया होना है आप लोगों ने, मटेरियल भी 70% है और कन्वर्जन कॉस्ट भी 70, ऐसे ही किया था। बोलो, ऐसे ही किया था? आपने ऐसे नहीं किया था? वो कर लेते हैं जाके, वो जाके कर लेते हैं, डिवाइड बाय 70%, यही मतलब यूनिट्स किससे? देखो 5000 तो टोटल यूनिट्स थे ना, क्या 5000 यूनिट्स बन गए? EPU नहीं याद, EPU। अब EPU मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट का एक ही कॉलम बनना है, तो उसके अंदर आपके बेसिकली मटेरियल के हिसाब से भी 5000 का 75% है ना, 70% है, 5000 का 70%, कितने कम ड्यूरिंग द मंथ ट्रांसफ़र हो गए हैं ना, 3000 तो ट्रांसफ़र हो गए हैं एक्चुअल आउटपुट, और जो 2000 हैं वो वर्क इन प्रोसेस है, वही बना लेते हैं ना, EPU बना लेते हैं प्रॉपर, ठीक है। मैं यहीं बना देता हूँ, सोल्यूशन के पास बना दूँ।
ठीक है, 2000 कंप्लीट हुए। ओके, अच्छा वहीं पे जाके सोल्यूशन में बना लेते हैं। ये बात समझ आ गई पहले, ये बात समझ आ गई। कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ मटेरियल इज एडेड एट स्टार्ट, या यूं भी लिख देता ना इट इज़ 70% कंप्लीट एज टू कन्वर्जन, फिर भी हम असम्पशन ले सकते थे कन्वर्जन उसे 70 बताइए तो मटीरियल नॉर्मली स्टार्ट में होता है। ये दोनों बातें ना होने की वजह से हमें यही नज़र आ रहा है कि ये पूरी जॉब मटीरियल और कन्वर्जन के हिसाब से, शायद मटीरियल भी साथ साथ लगता होगा। ये कोई फर्नीचर बन रहा होगा जिसके अंदर मटेरियल साथ साथ ऐड होता जाता है, कीलें ठोकते जाते हैं, ऐड जितना हो गया बस उतना ही मटेरियल लगा होगा, तो यही होगा प्रॉबेबली। ठीक है, अब सॉल्यूशन पे आ जाता हूँ मैं, ताकि साथ साथ इसको जो सादी एंट्रीज हैं वो तो देख लेना। यहाँ पे मैं आपके लिए EPU बना देता हूँ, क्योंकि ये मेरे ख्याल में EPU यहाँ बना हुआ नहीं है ना, डायरेक्ट कर दिया था क्योंकि सिंपल बहुत था। तो EPU एक वर्किंग कर लेते हैं। अच्छा मैं दोनों अलग कर देता हूँ आप कहते हैं तो, मटेरियल और कन्वर्जन, हालांकि परसेंटेज सेम ही है मटेरियल, ताकि आपको ज़रा वो शक्ल थोड़ी सी वैसी ही नज़र आए इक्वलेंट, क्योंकि वर्क इन प्रोसेस आ जाए आपको पता है, या वो परसेंटेज लॉस किया आ जाए दरमियान में खड़ा हो तो हम EPU बनाते हैं, याद है ना। अब एक्चुअल आउटपुट कितना है जी, एक्चुअल आउटपुट कितना है जी, 2000 आप लोग कह रहे हैं। 2000 क्या हो गया जी, ये तो 100% कंप्लीट है ना, ऐसा ही है। और बोलो तो हाँ ना आते करो, ये तो अभी सिलेबस का आखिरी सवाल चल रहा है ना, अभी तो ना कहोगे बस ठीक है हम तो बस अब दिमाग बंद कर लेंगे जी। प्लस करेंगे इसमें क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, जो कितना है जी, स्टेज ऑफ कंप्लीशन लेते हैं और कहीं नहीं बताया अलग अलग, तो फिर इसका मतलब 70% ही मटेरियल है, 70%। तो ये मैं कह रहा था वहाँ पे पहले सवाल के साथ कि ये दोनों का भी मटेरियल एंड कन्वर्जन करना चाहिए था आपको, एक ही कॉलम है असल में। ठीक है, बहरहाल अलग अलग कर लेते हैं। अब बताइए जी कितने हैं क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस में, 3000 इंटू 70, अब टोटल 40। तो ये मैं कह रहा था कि इकट्ठा कर लो इनको, मटेरियल एंड कन्वर्जन कर लो। बहरहाल 4100 यूनिट्स हैं, यूँ समझ लो 4100 यूनिट्स कंप्लीट हो गए कॉस्ट निकालने के लिए। ठीक, अब ये तो देखो वर्क इन प्रोसेस जॉब 101, तो सीधा सीधा ये एंट्रीज आपने की ना जी, रॉ मटेरियल। अब साथ साथ इसको देखते चलें, फटाफट एंट्रीज भी क्विकली हो जाएं। ठीक है, रॉ मटेरियल जो कंज्यूम हुआ है तो 10,000 31,000 रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में से क्रेडिट, दोनों जॉब्स को लग गया। फिर डायरेक्ट लेबर यूज़ हुई है 5,000 8,000 पेरोल में क्रेडिट कर देंगे। वेजेस एक्सपेंस मतलब पेरोल अकाउंट, वेजेस एक्सपेंस अकाउंट कहते हैं इसको, पेरोल अकाउंट भी कहते हैं, वेजेस अकाउंट या पेरोल अकाउंट एक ही बात है। ठीक है, और 5,000 8,000। उसके बाद उसने कहा था अगली लाइन में ओवरहेड्स अप्लाइड एट 25% पर डायरेक्ट लेबर आर। अब लेबर आर कितने यूज़ हुए हैं, ये तो रुपीज़ के अंदर है, 5,000 और 8,000, तो 5,000 इंटू 500 ऐसे ही है ना, और 8,000 इंटू 100 कितना बनता है जी, 50 और 80। तो यहाँ से ये निकल आया 50 और 80 इंटू दिस। ठीक है जी, तो ये क्या आ गया, वर्क इन प्रोसेस और FOH का अकाउंट। ठीक हो गया। अब उसके बाद एक्चुअल FOH भी उसने दिए हुए थे, ये इनकी एंट्री, FOH का अकाउंट डेबिट और कैश पेएबल लटरम पटरम क्रेडिट। अब छोटी सी वर्किंग करनी, छोटी सी वर्किंग करनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी वर्किंग। ठीक है जी, यहाँ पे हम FOH का अकाउंट बनाएंगे। ये मैंने कहा था कि ज़बरदस्ती बना लेना है आपने, दिल तो नहीं कर रहा होगा पर बना लेना है आपने। ठीक है जी, FOH का अकाउंट क्या कह रहा है जी, एक्चुअल कितने हैं 4,000, एब्जॉर्ब हुए हैं 1250, और वही टोटल ठीक है, टोटल ले लें। एब्जॉर्ब वैसे अलग अलग आए हैं ना, तो मैं यूँ करता हूँ, वर्क इन प्रोसेस 101 कितना जी 1250, वर्क इन प्रोसेस 202 कितना जी 2,000। तो ये वही आया, मैंने ज़रा डबल एंट्री आपकी, क्योंकि लेजर भी नीचे बनाए हुए हैं ना। वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट मैंने कल बताया था बना लेना, थोड़ा ईजी रहता है, जो कोई कंप्लीट ना हुई हो ख़ास तौर पे, तो पता लगाता है बंदा कॉस्ट कितनी आई। खैर अब बताओ जी, इधर आ रहा है कॉस्ट ऑफ सेल बैलेंसिंग कितना 750, तो FOH का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। बेसिकली क्या है ये, अंडर एब्जॉर्ब्ड है,
चलें छोड़ें, हमें क्या, हमने एंट्री कर ली, एंट्री कितने ये 750 कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और FOH क्रेडिट। उसके बाद जॉब 101 क्या हो गई, कंप्लीट। अब इसकी एंट्रीज मैंने कहा तोड़ के करो। कैसे तोड़ के करो, ये जनाब 101 कंप्लीट हुई है, अब ओपनिंग पड़ा था, ठीक है, 10, 5, 1250 ये एंट्रीज में से आपका आ गया, ठीक है। उसके बाद फिनिश गुड्स के अंदर ये ट्रांसफ़र कर दिया हमने। उसने ये नहीं कहा कि ये ड्यूरिंग प्रोसेस लॉस हुई है, वो क्या कह रहा है, जब हम उनको ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र टू वेयर हाउस, जब उनको वेयर हाउस में ट्रांसफ़र कर रहे थे उस वक्त हमारे 160 यूनिट्स डैमेज हो गए। तो यहाँ से तो पूरी निकालो ना, तो इसलिए मैं तोड़ के दोनों एंट्रीज कर रहा हूँ, ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो कितने गया, एंट्रीज कितने ने ऊपर थी ये, तो फिनिश गुड इन्वेंट्री डेबिट वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट कितने से जी, 31,250 से पूरी एंट्री कर दी हमने, 31,250, ठीक हो गया जी। उसके बाद अब हमने दूसरी एंट्री की जी, इसी दिन खड़े होकर वो जी वो कैश आ गया जी, और असल में फिनिश गुड इन्वेंट्री जो है ना जी वो क्रेडिट हो गई है। कितने यूनिट्स हैं बच्चों, 160 यूनिट्स वर डैमेज, NRV ऑफ डैमेज यूनिट वॉज 5 लाख, तो ये टोटली दे दी उसने। अब हमारे पास कॉस्ट कितनी है, हमें तो कॉस्ट चाहिए, ये तो उसने कह दिया हमें कि 500 रुपया हमें आया, ऐसा ही है। अब 160 यूनिट्स की कॉस्ट क्या थी, फिनिश गुड इन्वेंट्री में से तो वो निकलनी है, तो कॉस्ट हम निकालेंगे ये 31,250 कितने यूनिट्स की कॉस्ट है, ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट है, 4,000, पूरे 4,000 यूनिट्स की कॉस्ट है। तो हमने यहाँ पर क्योंकि बेटा NRV है, इतने का बिक जाना है, उसने ये नहीं बोला कि फिनिश गुड स्टॉक में पड़ा है, उसने कहा जी हमने ये जॉब कंप्लीट की, कितने यूनिट्स डैमेज हो गए, बाकी ट्रांसफ़र कर दिए हमने कस्टमर को, तो उसका मतलब ये फिर भेज दिए होंगे कबाड़िए को। नहीं आया तो कोई बात नहीं है, आप नहीं, एक मिनट, अभी मैं उस तरफ जाता हूँ, पहले मुझे एंट्री कर लेने दो, ठीक है ना। मैं फ़िलहाल इस असम्पशन पे एंट्री कर रहा हूँ कि बाकी मैंने उसको भेज दी है और ये भी मैंने भेज दी है। अगर इन्वेंट्री स्टॉक में पड़ा होगा तो फिर इसको राइट डाउन कर लेंगे, फिर टेंशन ना लें, फ़िलहाल मुझे एंट्री कराने दें। अब मुझे बताएं जी कि कॉस्ट पर यूनिट क्या है, जॉब 101 की कॉस्ट पर यूनिट क्या है जी, 31,250 डिवाइडेड बाय 4,000, आंसर इज जी 7 पॉइंट, बस इधर 4 आएगा जी, जी बोलें, 7812.5 एग्जैक्ट हो गया यहाँ पे ख़त्म, 7812.5 जी 1250, ठीक है जी। तो क्या आता है जी आपका लॉस 750, 750 कहाँ चला जाएगा, PNL में बैलेंस, ठीक है। अब उन्होंने इसको रख दिया है डैमेज गुड इन्वेंट्री के अंदर, फ़र्क सिर्फ इतना से, यानी कि उन्होंने यहाँ पर कैश की बजाय क्या कर दिया, बेसिकली राइट डाउन करके उसको NRV पे ले गए। लेकिन चूंकि ये NRV लॉस नहीं था कि इसको हम कॉस्ट ऑफ सेल में डालते, इसलिए कहाँ पे जा रहा है ये, PNL के अंदर। भाई हमारी मिस हैंडलिंग की वजह से डैमेज हुआ है ना। अब मैं कह रहा हूँ कि यार ठीक है, आप इसको फिनिश गुड इन्वेंट्री में रख रहे हो, मैंने इसको कैश लिख दिया, फ़र्क क्या पड़ता है, अल्टीमेटली फिनिश गुड इन्वेंट्री भी तो निकल ही जानी है, ठीक है। तो दोनों एंट्री सही हो सकती हैं, क्योंकि उसने क्या बोला, 101 वॉज कंप्लीट and sent to warehouse for delivery. During the transfer, 160 were damaged. NRV of damage unit is 500, remaining were transferred to customer. आप इस लाइन से समझ रहे हैं कि रिमेनिंग कस्टमर को ट्रांसफर हुए तो बाकी अभी पड़े हैं, तो ठीक है, आप उसको डैमेज गुड इन्वेंट्री के नाम से रख लें। पर बेसिकली आपने किया क्या है, राइट डाउन करके उसको 500 पे ले गए, 750 का लॉस बुक किया, लेकिन ये लॉस कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं गया, ये लॉस कहाँ चला गया, PNL के अंदर। तो दोनों बातें सही हैं, मेरा दिल तो कैश को ही कर रहा है लिखने, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद अगली बात आती है जी, हाँ बाकी उसने बेचनी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल कितने की बिकी हैं ये नहीं उसने बताया, उसने नहीं बताया कि कितने की बिकी हैं, ना ऊपर बताया था कि ये जॉब के कितने पैसे मिलने हैं हमें, ठीक है। तो 101 के 3,000 यूनिट्स जो हैं वो आपने ट्रांसफ़र कर दिए, तो 3,000 यूनिट्स जब बिक गए तो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट
फिनिश गुड्स इन्वेंट्री क्रेडिट, ठीक है। तो फिनिश गुड इन्वेंट्री में अब कितना पड़ा है हम यहाँ डायरेक्ट कर लेते हैं। जो बाकी कितने बचे थे जी, बोल सकते हैं जी, बाकी कितने यूनिट्स बचे हैं, टोटल कितने बने थे 4000 यूनिट्स में से कितने डैमेज हो गए 160। बाकी जो बच गए उनकी कॉस्ट भी वही है जो डैमेज यूनिट्स की कॉस्ट थी, वो भी हमने जो निकाली थी ₹7812.5। क्या आंसर आता है जी 30,000, ठीक है जी। तो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री क्रेडिट हो गई, डन, ओके। बाकी जो है वो 202 में से भी कुछ ट्रांसफ़र हुआ है। अब यहाँ पे मुझे ईपीयू की ज़रूरत थी, तो 4100 यूनिट्स डायरेक्ट लिख दिया गया 2000 जमा 3000 का 70%। तो यही असल में यहाँ पे इस तरह से मैंने करके दिखाया, तो अब समझ आ रही है बात। तो ये 2000 जमा 3000 का 70% क्या बनता है 4100 ही तो बनता है। अब चूंकि दोनों जगह पे सेम हो गया काम, तो फिर इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर इनको इकट्ठा भी कर सकता था ना, ये मैंने आपको पहले बोला है कंबाइन कर दो, क्योंकि सारी की स्टेज ऑफ कंपटीशन क्या है 70% ही है। तो 4100 यूनिट्स हैं, तो अगर फिनिश गुड्स 41,000 कॉस्ट आई है, कॉस्ट पर यूनिट है। कॉस्ट पर यूनिट निकालने का तरीका ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस है नहीं, क्लोजिंग ज़रूर आ रहा है, ठीक है, तो वो ईपीयू के ज़रिए निकालते हैं। अब कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे जी, फिनिश गुड्स कितनी है, टोटल कॉस्ट 41,000, आप अलग अलग कर लें। ये अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, मटेरियल की कॉस्ट कितनी है 31,000 और कन्वर्जन कितनी है 10,000, ये दोनों कर लेते हैं। 31,000 कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहा हूँ मैं, 31,000 डिवाइडेड बाय 5 हो या एफ को फ़र्क नहीं पड़ता, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस था नहीं, ठीक है ना, सुकून मारो। 31,000 डिवाइड बाय 4100 प्लस 10,000 बोला आप लोगों ने, 10,000 डिवाइड बाय 4100, टोटल क्या बना, ये इसका पर यूनिट कितना बना, जल्दी जल्दी जल्दी, फिर दूसरा भी करना है। 4.1 प्लस, अच्छा 7561 एग्जैक्ट, पॉइंट 2 डेसिमल 2 डिजिट तक जाया करो ना जी, 98 जी, क्योंकि रेट है ना बेटा जी। नेक्स्ट 0.02 टोटल, अब बराबर हो गया 10,000 रुपया कॉस्ट आ गई, ठीक है जी, ये कॉस्ट है। अब आप क्या करें, आप यहाँ पे कॉस्ट फिनिश गुड्स की ऐसे ही निकालें जैसे आप निकालते थे जी। फिनिश गुड्स के यूनिट जहाँ से उठाएंगे ये एक्चुअल आउटपुट, ये तो बराबर है ना जी। तो आप कहते थे जी इसके ऊपर तो क्या कर लो 2000 इंटू 10,000 कर लो, हाँ जी 20,000 आ गया। जो नीचे बचा वो 2100 है, तो 2100 पर आप लगाओ जी, वो अल्टीमेटली ये भी बराबर है ना, बोलो इस पर भी क्या लगना है 10,000 ही, लेकिन चलो 7560 पॉइंट, लंबा काम कर रहे हैं, लंबा काम, प्लस 2100 इंटू हद हो गई 2439.02, अल्टीमेटली वही 21,000 ही आने, क्योंकि ये भी बराबर था ना। अब इसके बारे में मैं कह रहा था कि आप इसको अलग अलग करने की बजाय ईपीयू ऐसे ही बनाएं कि जी मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट एक ही है, आज ऐसे ही है, ईपीयू निकालना भी है, तो इसीलिए ब्रैकेट में कर दिया था वहाँ पे उन्होंने। एक्चुअल आउटपुट 100% है, तो ये कितना बना था 2000, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ये है जनाब 70%, तो बना था 2100, तो टोटल क्या बना, तो ये डायरेक्ट हुआ पड़ा है बस वहाँ पे, देख लो चाहे 2000 जमा 2100, तो ब्रैकेट में कर दिया गया था, इसलिए आपको शायद समझ नहीं आ रहा। सही है, हम अपनी तरतीब पे वापस आए। अब कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है तो टोटल कॉस्ट ही पकड़ेंगे। अब टोटल कॉस्ट कितनी है जी 41,000, बोलो 41,000 टोटल कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय 2100, तो आंसर इज 4.1 आंसर इज ₹10,000। तो ये डायरेक्ट ले लें आप बस। तो ये अलग अलग करने की बजाय ऊपर 2000 यूनिट्स भी ऐसे ही जाने थे, और इस तरतीब पे चलने वालों ने यहाँ पर
जो 2100 यूनिट्स बने हैं उनको भी 10,000 से मल्टीप्लाई करना। तो ये आपकी अब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कोई एंट्री नहीं होती है, पड़ा है, एंट्री सिर्फ इस 20,000 की होनी थी। फिनिश गुड्स जॉब 202 की डेबिट और वर्क इन प्रोसेस, ठीक है, ओके। तो ये दोनों काम इसलिए किए कि आपको ज़रा पुरानी बात याद आ जाए। फिर असल में तो जितनी कंप्लीशन स्टेज होती थी, मैंने कहा था उतने कॉलम बनाया करें। तो समझने वाली बात सिर्फ ये थी कि मटेरियल भी 70% है, कन्वर्जन भी 75% है, तो इसलिए इनका एक ही कॉलम बन जाना था। जरूरत वो बनाया ही नहीं गया, इतना सिंपल था, ब्रैकेट में ही आंसर निकाल दिया गया था, तो उससे आपको शायद परेशानी हो रही थी, ठीक है, सही है। तो ऊपर वाला काम भी करेंगे तो अल्टीमेटली आप देखोगे जी 2000 और 2100 सेम ही आ रहे हैं, तो फिर आपने 10,000 ही उठाने हैं। नहीं करना तो ये ज़्यादा बेहतर है, वैसे टाइम बचेगा इससे। जी और को मसला इस सवाल में सही है। चले तीसरा सवाल, तीसरे में कोई मसला आया हो? जी बेटा तीसरे में कोई मसला आया हो? मेरा नहीं ख्याल इसमें होना चाहिए, वैसे तो बिल्कुल ही सिंपल था, फिर भी कोई है तो पूछ। किया था? कितने बच्चों ने किया? सही है, तो 10 दिन ही ना, फिर नहीं किया बेटा आपने? नहीं है कोई मसला? नहीं किया? नहीं किया तो गुड, तुमने तो क्या क्या करना था, तो पास है, पास है ना तुम्हारा? अच्छा जी, MA इंशाल्लाह पास है। क्वेश्चन 4 पे आ जाए। क्वेश्चन 4 कौन सा? यही ब्रैकेट वाला, मैंने जो ब्रैकेट लगा दी थी इसलिए, वाकई में मसला है। चलो पढ़ लेना जल्दी से इसको। गुलशन एंटरप्राइजेज लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड ड्रिलिंग इक्विपमेंट फॉर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। फॉलोइंग डेटा पर्टेन्स टू द जॉब्स अंडरटेकन बाय GEL ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त। रिवीजन अभी इसके बाद ना शुरू करते हैं, ठीक है, इसके बाद मैं रिवीजन शुरू करूँगा, और जो बेसिक कॉमन इश्यूज़ हैं जो पहले मैं बच्चों को कराया करता हूँ, नोटेड हैं, पिछली दफ़ा वाले ही, उससे पिछली दफ़ा वाले ही हैं ये, बल्कि उससे पिछली दफ़ा वाले हैं ये, पता नहीं कब के हैं नोटेड, तो उनको ज़रा कॉमन इश्यूज़ को समराइज़ किया हुआ है, तो आपने उनकी पिक्चर लेते जाना है और डिस्कशन हम करते जाएँ। कॉमन इश्यूज़ ख़त्म होंगे तो फिर पहला टॉपिक, इस दफ़ा पिछली बार शायद डिसीजन मेकिंग था पहला, इस दफ़ा पहला लेबर कॉस्टिंग आ जाएगा, ज़रा साथ ही से चल पड़े। तो लेबर वाला आज सवाल इंशाल्लाह करके फिर बस करते हैं, ज़रा जल्दी से डिस्कस कर लें इसको, उसके बाद फिर रिवीजन शुरू करें। फिर कल इन्वेंट्री वैल्यूएशन, और फिर हो सकता है प्रोसेस और स्टैंडर्ड से ही उलट चलते हैं, जैसे आए थे वैसे ही वापसी कर लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, Gulshan Enterprises engaged in manufacturing of specialized drilling equipment for oil and gas industry. Following data pertains to jobs undertaken by GEL during the month of August। और 3 जॉब्स हैं जी। साइज ऑफ जॉब, और ऊपर जैसे सवाल जैसे लग रहा है, ये इन सवालों जैसे ही लग रहा है, तो ऐसे ही सवाल होते हैं, बस उसने मांग ली थी जनरल एंट्रीज, ठीक है, और जनरल एंट्री सिर्फ बोली हैं तो फिर हमने इंटीग्रेटेड वाली ही करनी है, फिर नॉन इंटीग्रेटेड की तरफ नहीं जाना जब तक वो खुद कहेगा नहीं। नॉन इंटीग्रेटेड वाली एंट्री वो मुश्किल है, लाग आसान रही थी, प्रैक्टिस कर ली, काफ़ी डिस्कशन कर ली, इतना टाइम कहाँ पे लगता होता है इस टॉपिक के अंदर, हमने लगा लिया ना, पूरा लेक्चर लगा लिया, आज भी उसी को डिस्कस कर रहे हैं, आपने संडे लगा लिया, तो फिर थोड़ा आपको ईजी लग रहा है, वरना वो ईजी है नहीं। ईजी सबसे ज़्यादा ईजी क्या है? इंटीग्रेटेड सिंपल एंट्रीज, ठीक है, और वो इसलिए ईजी है कि आप सारे पेपर के अंदर वही पढ़ के आए थे स्टेप बाय स्टेप। पहले दिन नहीं हो सकता था ये काम, समझ ही ना आती है क्या हो रहा है, आखिरी दिन है ऐसे जैसे बेहतरीन फ्लुएंटली होता चला गया। सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है, कॉस्ट ओपनिंग बैलेंस है, यानी वर्क इन प्रोसेस का ये बैलेंस है, ठीक है, कॉस्ट का ओपनिंग बैलेंस, कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग द मंथ, मटीरियल लेबर FOH। नोट 1 FOH, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एलोकेटेड टू जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ लेबर कॉस्ट, ठीक है जी। ड्यूरिंग द मंथ फैक्ट्री ओवरहेड्स अमाउंटेड टू 245 मिलियन। अच्छा, तो फिर अच्छा उसने यहाँ पे दिए ही नहीं, मैं कहने लगा था ज़रा टोटल करके देखो यही तो उसने करवाया। वो कहता है जी C नोट 1, FOH के बारे में क्या कहता है जी? C नोट 1। फिर साथ ही क्या कह रहा है, इसको बांटा है किस बेस पर? तो लेबर कॉस्ट है हमारे पास टोटल ये 10 20 और 10 40 और 20, ठीक है जी। इसका टोटल क्या है? टोटल 70। अच्छा
इस बेस पे बटी हुई है, ठीक है जी। आए कहता है हमारा मंथ एंड है अगस्त, 1 महीने का डेटा है, ठीक है। 16 अगस्त को आ शूपैशल मशीन वॉज हायर्ड ऑन रेंट। मशीन किस पर किराए पर ली गई? मशीन किराए पर ली गई फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए किराए पे ली गई। एक्सक्लूसिवली फॉर यूज ऑन जॉब 528, सिर्फ इस जॉब के लिए। अच्छा, अब यानी इसका जो रेंट है ये डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर तो है नहीं, इस मशीन का रेंट क्या है? FOH है ना, ठीक है। अब FOH किसका बनेगा? ये 528 का, ठीक है जी। लेकिन कहता है रेंट ऑफ, ये कंप्लीट हुई थी जॉब 528? कंप्लीट हुई थी? नहीं, है डैमेज हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी। अच्छा, सुने, रेंट ऑफ 4.8 मिलियन वॉज पेड इन एडवांस। अब अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ गई, सिंपल एक्रूअल कि किराया है जनाब 48 लाख रुपया हमने एडवांस में दिया हुआ है, वाइल रिमेनिंग अमाउंटिंग टू 2.4 विल बी पेड एट द एंड ऑफ। अच्छा, यानी ये भी पूरा नहीं था, तो टोटल किराया बना कितना जी? पहली बात तो ये बताएं, टोटल किराया बना कितना? 4.8 भी है और 2.4 भी है, तो टोटल कितना बन गया? ये 7.2 है जनाब हमारा कितने महीनों का किराया? 3 महीनों का, फॉर 3 मंथ्स। सही हो गया? अच्छा, अब ये बात पता लग गई एक तो। आए कहता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द मशीन टू साइट अमाउंटेड टू 0.3। और भाईजान ये भी तो उसी का ही हिस्सा है, लेकिन फ़र्क ये है कि ये एकदम से वैसे पे हो गया और दूसरा जो है वो 2 हिस्सों में पे हो रहा है, ठीक है। यानी ये मशीन का किराया इनफैक्ट हमें पड़ कितना गया? मशीन हमें कितने में पड़ गई किराए पे? 7.5 मिलियन में। द कॉस्ट इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मशीन हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन फैक्ट्री ओवरहेड्स अमाउंट। बड़ी मेहरबानी, वो क्या कह रहा है जी? फैक्ट्री ओवरहेड्स 245 हैं, इनको आप सुकून से बांटना इस बेस पर, और उसके बाद फिर ये वाले FOH अलग से 528 को बांट देना, मेहरबानी है उसकी, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ इसकी बजाय क्या ख्याल है, अगर मैं इसको मीटू मीटू कर दूँ तो आप मुझे बता नहीं सकते? 245 है ना टोटल, तो 245 को बांट लेते हैं जी, क्या ख्याल है? बेहतरीन नहीं हो जाएगा? ये तो बांट के रखे ना जी। 245 इंटू 10/70, 35 ओनली 35। उसके बाद 245 इंटू 40/70, 140। उसके बाद बैलेंसिंग, हाँ तीसरा बैलेंसिंग निकालें, ये बैलेंसिंग निकाला करें, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये भी मेरे पास आ गया जी। FOH जो है वो हमने आलू काट दिया है FOH का, और ये आलू कटेड हैं। चले, उसके बाद जी अब कहानी यहाँ शुरू करते हैं जी। 4.8 एडवांस में दिया, फिर 2 पॉइंट कितना 4 बाद में देना है, फिर जी 0.3 किराया भी लग गया, ठीक है। तो टोटल 7.5 का खर्चा हमें मशीन पे आ गया, ठीक है जी। अब देखो भाई, किराया अगर एडवांस में दिया है तो प्री पेमेंट निकलनी चाहिए ना। अब प्री पेमेंट कितनी है मुझे नहीं पता, अब कुछ एक्सपेंस भी बनना चाहिए, ये वो एक्सपेंस है जो FOH में जाना है, लेकिन FOH में मतलब वर्क इन प्रोसेस को एब्जॉर्ब करा देना डायरेक्ट, ठीक है। वर्क इन प्रोसेस जॉब सी कह देता हूँ, 528 लंबा नाम है, ठीक है। तो वर्क इन प्रोसेस जॉब C को हम फिलहाल एंट्री कर लें, कुछ खर्चा बन जाएगा, कुछ प्री पेमेंट आएगी, ठीक है जी, और कैश
कुछ पे हो गया है, ठीक है जी। अब पे कितना हुआ है, पे जी, पे कितना हुआ है, 4.8 प्लस 0.3 कितना, 5.1। ये बात समझ आती है? अच्छा, उसके बाद एक्सपेंस कितना बनता है भाई, 7.5 पूरा ही हमारा खर्चा है ना, बोलो। उसका डिवाइड बाय 3 किया, पर मंथ आ गया, लेकिन पूरा महीना भी जालमों ने इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि 6/12 1/2 कर लें, ये महीने का है कि ये 3 महीने का खर्चा था ना 7.5, इसको डिवाइड बाय 3 किया तो ये 1 महीने का आ गया। अब इसको 1/2 कर लें, या बल्कि मैं कहता हूँ डेज कर लें, ज़रा अच्छा रह जाएगा, 15/30 कर लें, क्या ख्याल है? यानी कि पर 30 डेज था ना, ये 7.5/3 किया तो पर 30 डेज आ गया, और मतलब 1 महीने का खर्चा निकला ना 7.5/3 करके। आप उसको भी आधे महीने करना था, तो इंटू 0.5 कर लें, इंटू 1/2 कर लें, इंटू 15/30 कर लें, आपकी मर्जी है, ठीक है, सही है। हाफ करना है बस इसको, जो 7.5 का डिवाइड बाय 3 करके पर मंथ आया ना, उसको भी क्या करना है, हाफ करना है, ठीक है जी। बोलो 1.25। अब देखो हमने एक्सपेंस निकाल लिया बड़ी सफाई से, हमने एक्सपेंस निकाल लिया। अब अगर आपने 5.1 पे किया है, वह एक्सपेंस अभी बना है सिर्फ 1.25 का, तो बाकी फिर बैलेंसिंग प्री पेमेंट है कितना, अब ये पता नहीं कैसे निकला होगा वर्किंग के अंदर, लेकिन बहरहाल इधर में इसी जॉब देख लें ज़रा वहाँ जाके कैसे हुआ हुआ। सोल्यूशन 3 कौन सी एंट्री है, 3 तो हो गया ना, 4 में होनी है, ये रही, ये वाली एंट्री है, 3.85 ही है ना हमारा भी, 5.1 सही है ये। अच्छा, अब लंबी चौड़ी बात करनी है, ये समझ आ गई है, वरना लंबी चौड़ी बात मैं कर सकता हूँ। प्री पेमेंट 4.8 से निकालें अलग से, और 0.3 को फिर मतलब अलग तोड़ें प्री पेमेंट में और एक्सपेंस में, तो अल्टीमेटली वहीं पे ही जाना है, तो इकट्ठा क्यों ना कर दें, ठीक है। अच्छा, अब ये प्री पेमेंट जो है, सॉरी ये एक्सपेंस जो है, ये रिलेट करता है किससे, जॉब ओनली सी से, ठीक है। एंट्री समझ आ गई है? चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं, फिर कोई मसला इसमें हो तो। जॉब ए वॉज कंप्लीटेड ऑन 25 अगस्त, अपॉन कंप्लीशन अनयूज मटीरियल कॉस्टिंग 5 मिलियन वर ट्रांसफर टू जॉब। हाँ, अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, ये एक नई चीज़ आ गई थी, लेकिन कॉमन सेंस। आपने क्या करना था जी, वहीं से डायरेक्ट ही वर्क इन प्रोसेस बी को डेबिट कर देना था, और वर्क इन प्रोसेस यानी कि आपने वो कॉस्ट में शामिल नहीं होने देना इसको। तो जब आप वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट बना रहे होंगे, तो ये कितने जी, 5 मिलियन, मिलियन में ही सवाल किया था, चलो ठीक है, ये एक नई चीज़ थी। ऑल 20 यूनिट्स 20 यूनिट्स ही बनाने थे और बन भी गए। ऑल 20 यूनिट्स वर ट्रांसफर टू फिनिश गुड स्टोर, फ्रॉम विच 14 वर ट्रांसपोर्टेड टू क्लाइंट ऑन 31 अगस्त, रिमेनिंग 6 यूनिट्स वर ट्रांसपोर्टेड ऑन। अब हमें उसने कहा है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त एंट्रीज करो, तो फिर हमने सिर्फ 14 यूनिट्स की एंट्रीज करनी थी, डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। सेलिंग प्राइस भी गिवन है ना इस सवाल में, तो सुभान अल्लाह, तो दोनों एंट्रीज करनी थी। उसके बाद 31 अगस्त पे बी जॉब के 16 यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीट होकर फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र हुए। इट इज़ एस्टिमेट दैट फर्दर कॉस्ट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब विल अमाउंट टू, फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट द जॉब यानी वो वर्क इन प्रोसेस कंप्लीशन की कॉस्ट बता रहा है बेसिकली। यानी ये यूनिट्स कितने चाहिए थे, 40, कितने कंप्लीट होकर निकल गए। अब फर्दर कॉस्ट तो इनकर होनी है, जब होनी है देखेंगे, ठीक है। उसको भी सिर्फ आपने जो अपने महीने के अंदर हुए उनको ले लेना था। ओ 10 अगस्त को आग लगी और सम ऑफ द मटेरियल इशूड ऑन जॉब सी हैविंग कॉस्ट ऑफ 18 मिलियन वाज डिस्ट्रॉयड, 80% ऑफ द मटेरियल वर इंश्योर्ड एंड जीएल रिसीव्ड आ। भाई ये तो वो मटेरियल जला है ना जी, क्या ख्याल है कि नहीं, मटेरियल जला है, तो मटेरियल 80% इंश्योर्ड था और रिमेनिंग मटेरियल को स्क्रैप के तौर पे बेचा। अब वो नहीं बता रहा कि कितनी इंश्योरेंस मिली है, तो नॉर्मल असम्पशन क्या है, जो पैसे थे सारे के सारे
रिकवर हो गए। इंश्योर्ड था ना, तो कम नहीं आए, ज़्यादा आ नहीं सकते, बस कुछ पैसे मिल गए होंगे। और ये जो रिमेनिंग था उसको 1 मिलियन का उन्होंने बेच दिया। अब 1 बाय 1 एंट्रीज़ को फटाफट देख लेते हैं, तसल्ली हो जाएगी। सबसे पहले जो इशू हुआ रॉ मटेरियल रुपीज़ के अंदर गिवन था 280, 1708 और 1760 और 1600 रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में से निकल गया। फिर लेबर की कॉस्ट, वर्क इन प्रोसेस, रेलेवेंट और पेरोल क्रेडिट। वर्क इन प्रोसेस वो वेजेस एक्सपेंस लिखा हुआ मैंने, शायद पिछली बार वेजेस पेरोल अकाउंट एक ही बात होती, बच्चों ने जो बोला वो लिख दिया। वेजेस एक्सपेंस भी मतलब पेरोल को उसमें रिकॉर्ड करते हैं, वेजेस को रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसको जगह जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं। पेरोल अकाउंट कहें या वेजेस अकाउंट कहें, बात एक ही है। फिर उसके बाद FOH भी हमने निकाल दिए, अदर देन रेंट। तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट और FOH का अकाउंट क्रेडिट। ये कौन से FOH है जी? एब्जॉर्ब्ड, अप्लाइड लिखा हुआ नीचे, ठीक है जी। उसके बाद आपकी ये वाली एंट्री आ गई। तो इसमें अब आप इस एक्सपेंस को भी वर्क इन प्रोसेस में डायरेक्ट फेंक देना। ये कौन से एब्जॉर्ब वाले अलग निकलने और एक्चुअल अलग आने, ये एक्चुअल ही हैं, यही एब्जॉर्ब, अंडर ओवर वाला चक्कर इनमें था नहीं, तो इनको डायरेक्ट ही इनकी एंट्री कर दें। एक्सपेंस मैंने लिखा ताकि वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाली एंट्री ही लगे आपको। अब ये एक्सपेंस है ना, खर्चा है, कहाँ रिकॉर्ड करें? प्रोडक्ट की कॉस्ट में, जॉब की कॉस्ट में, जिस जॉब से रिलेट करता है स्पेसिफिक उस जॉब की कॉस्ट में, ठीक है। अब वो जॉब की कॉस्ट में क्या डाल दें इसको? मटेरियल के तौर पे डालें या लेबर के तौर पे डालें? ना मटेरियल ना लेबर है, तो एफर्ट भी वहीं पे जाता है, ठीक है। तो ये वाली एंट्री हमने कर दी, ठीक है। ये वर्क इन प्रोसेस जॉब 1.25 से 1.25 है, ठीक है जी। और प्री पेमेंट बैलेंस शीट में आएगा और ये डन हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक सवाल सारा हो गया आपका, ये यहाँ तक पूरी एंट्री ऊपर वाली भी आ गई और ये रेंट वाली एडजस्टमेंट भी आ गई। अब शुरू करते हैं जी अगला काम। कंप्लीट हो गई जॉब ए, लेजर होना चाहिए, शुक्र है। तो ओपनिंग गिवन था सवाल में, तो ये एंट्री से उठाकर आपने लिख लिया, ओके। और कुछ मटेरियल निकाल दिया और बाकी बैलेंसिंग है। तो ये लेजर है, छोटी सी वर्किंग है। इससे फ़ायदा क्या होता है, वो फिगर मिल जाती है आपको जिससे आपने एंट्री करनी है। तो ये एंट्री आखिरी हो गई जी इस जॉब की। फिनिश गुड इन्वेंट्री डेबिट, वर्क इन प्रोसेस जॉब, बिल्कुल वैसे ही मैंने आपके लिए एंट्री वो एंट्रीज़ की थी, वर्किंग बनाई थी जैसे आपको सिखाया हुआ है। ICAP के सोल्यूशन में शायद एंट्रीज़ की तरतीब आगे पीछे हो, नाम अलग अलग हों, तरतीब ब्रैकेट्स में निकली हो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जैसे हमने किया हुआ था वैसे ही कराया। सोल्यूशन मैच कर लेगा आपका। हो सकता है 2 एंट्रीज़ अलग हों, सोल्यूशन में मिलाकर एक बन रही हो। हमने उसी तरह से किए जैसे हमने सीखी हुई थी, ठीक है। उसके बाद साथ ही 5 मिलियन की एंट्री भी होगी। अब दूसरा 31 अगस्त पर 16 यूनिट्स इसके भी कंप्लीट हो गए। अब आ जाएं जी, सारा उसी तरह से। ओपनिंग गिवन था, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में सब में ही था। ये देखो कॉस्ट ओपनिंग गिवन है, ठीक है। क्लोजिंग उसने कोई नहीं बताई थी। अब निकाल लेते हैं जिसकी होगी। ए में तो कुछ था नहीं, क्लोजिंग में सब कंप्लीट हो गया। रॉ मटेरियल इतना लगा, वेजेस, FOH, और ये 5 क्या है, ये वहाँ से मटेरियल आया है, ठीक है। अभी भी वो रेंट वाला मामला नहीं आया, ठीक है। अब जितनी जो है वो कॉस्ट लग चुकी है वो इन्हीं यूनिट्स पर ही लगी थी, तो ये फेंक दें उठाकर। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाली है जी? 2345 जमा 95 क्या है जी? जो अभी इनकर होना बाकी है, टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकाली। तो ये फिनिश गुड्स इन्वेंट्री के अंदर सारे की सारी ही डाल दी। बात समझ रहे हैं? फर्दर कॉस्ट अभी कितनी इनकर होनी है, पढ़ें ज़रा दोबारा। 31 अगस्त पे 16 यूनिट्स वर्क कंप्लीटेड and transfer to finished good. It is estimated further cost required to complete the job amounts to 95 million. तो 95 मिलियन मजीद लगना रह गया थोड़ा सा, ठीक है। आप इसको क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस अलग भी कर सकते थे। बहरहाल उसने कॉस्ट टू कंप्लीट अभी इन्हीं को ही बोला, इनके ऊपर कॉस्ट टू कंप्लीट अभी लगना बाकी है। ओपनिंग रॉ मटेरियल वेजेस FOH वर्किंग प्रोसेस से आ गया मटेरियल, बैलेंसिंग फिगर उठाकर फेंक दी हमने कहाँ पर जी? देखें जी, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डेबिट और जॉब बी 16 × 61। देखो कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है, जितनी लग चुकी है और जितनी फर्दर अभी लगना बाकी है, ठीक है। जैसे हम NRV पर रख रहे होते हैं, हमारे पास एक स्टॉक पड़ा है फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, हम कहते हैं जी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या है, सवाल में गिवन होगी, ठीक है। लेस करते होते थे ना हम, अगर वर्क इन प्रोसेस तो इसको एस्टिमेटेड। अब ये ना बेसिकली कोई इस तरह से नहीं होता कि यूनिट्स मतलब कॉन्टीन्यूसली बन रहे हैं और कुछ यूनिट वर्क इन प्रोसेस में पड़े। ये पूरी की पूरी जॉब ही वर्क इन प्रोसेस है एक तरह से, ठीक है। तो वर्क इन प्रोसेस के लिए फिर जो कंप्लीशन की कॉस्ट होगी
जो कॉस्ट टू कंप्लीट एस्टिमेटेड है उसको हम क्या कर देते होते हैं, ऐड करके कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते होते हैं, ठीक है, सिंपल। उसके बाद आखिरी जॉब जो है उसके अंदर कुछ मटेरियल जो है वो गड़बड़ हो गया है। भाई जॉब का क्या बना है, भाई जॉब का तो बता दो, जॉब का क्या बना है? जॉब का कुछ भी नहीं बना। क्या हुआ? वो 3 महीने के लिए मशीन रेंट पे ली है, शायद वो भी काम चलेगा, उसमें अब सिर्फ किसकी एंट्री निकलती थी, एक मटेरियल की, वो भी 10 अगस्त को। ज़रा एंट्री एंड पे कर दी है जी, ठीक है। तो 10 अगस्त को क्या कहा जा रहा है जी, जॉब में से डिस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल को निकाल दो, यानी ये मटेरियल इनपुट हो गया, उसके बाद नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस यहीं से ही निकलने, ठीक है। तो कितना है जी, 18 मिलियन का कॉस्ट वाला मटेरियल डिस्ट्रॉय हो गया। हमने कहा जी इसको यहाँ से निकाल दो, वर्क इन प्रोसेस से निकाल दो, अब ले जाओ अलग। उसमें से 80% जो है उसके अगेंस्ट मैं कैश भी लिख सकता हूँ, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल भी लिख सकता हूँ, ठीक है। कैश या कैश ही लिखा हुआ, ठीक है। क्या कहते हैं जी, 18 का 80% जो है वो क्या हो जाएगा, इंश्योर्ड था, और बाकी 1 मिलियन मिलने, ठीक है। तो कैश भी लिख सकते हैं इंश्योरेंस, क्योंकि उसने ये नहीं लिखा हुआ कि उन्होंने एक्नॉलेज किया, उसने कहा कि ये इंश्योर्ड है, इंश्योर्ड है तो फिर ठीक है, आप कैश भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है कि वो जला होगा 10 को जो जला, अभी 31 आ गई हुई है, कैश आ गया होगा। बाकी किसी ने अगर रिसीवेबल लिखा हो तो उसने 18 का 80% रिसीवेबल लिख दिया हो, 1 को कैश लिख लिया हो, तब भी ठीक है, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ चली जाएगी, P&L के अंदर। अच्छा जी, चलें जी, अब होपफुली, अच्छा इसमें भी अब देखो 16 नंबर का सवाल है, 1 या 2 एंट्रीज अगर आपकी फंस भी जाएंगी तो कोई बात नहीं, इतना आसान टॉपिक है ये कि आपको आराम से 70-80% मार्क्स देकर जा सकता है, ठीक है, सही है भाई। इनको ना ज़रूर आपने पढ़ना है, इन चीज़ों को ना, ये जो अभी तो हालांकि एंट्री इसमें नहीं डाली हुई मैंने, ठीक है। तो ये जितनी थ्योरी कम अज़ कम दर्जे में लिखी हुई है इसको ज़रूर पढ़ना है। बाकी अभी MCQs भी हम देख ही लेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी आ जाएंगी जो MCQs के अंदर ही हम सीख रहे होंगे, जैसे कोई 2-4 चीज़ें, अब जाहिर सी बात है थ्योरी के अंदर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ठीक है। तो वो MCQs में ऐसी कोई चीज़ आ जाएगी तो हम देख लेंगे। अव्वल तो 90% MCQs वही कैलकुलेशन वाले ही होंगे जिनके अंदर फिर हमें वही काम फटाफट कर लेना है, कोई मुश्किल नहीं है। टॉपिक तैयार है तो MCQ तैयार ही होता है, कैलकुलेशन के हद तक तो कोई मसला नहीं। कोई टर्म नहीं आ जाए, कोई छोटी मोटी चीज़ ऐसी जो किताब में ICAP की लिखी हुई होगी तो उन्होंने डाल दी होगी तो वो हम ले लेंगे, और कोई ऐसी नहीं होगी तो फिर हम भी नहीं लेंगे। किताब के बाहर वाला MCQ को डाल भी दे तो अव्वल तो डालेगा नहीं, डाल भी दे तो वो टेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि किताब में लिखी हुई चीज़ ही टेस्ट कर सकता है। तो इंशाल्लाह उसको हम देख लेंगे, कल से इसको देखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये सारे नोट्स पहले ही बहुत थोड़े थोड़े करके डाले हुए हैं हर चैप्टर के स्टार्ट में, ये आपने लाजमी पढ़ने हैं हर चैप्टर के साथ रिवीजन के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, अब रिवीजन को स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही उलट चल पड़ते हैं। अभी वैसे हम प्लान करके तो नहीं आया था कि मैं पहले डिसीजन मेकिंग करूँगा, ऐसे बस क्योंकि चल रहे हैं अभी ये लेबर कॉस्टिंग, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, तो इनको ही अब लेबर वाला सवाल इंशाल्लाह हो जाएगा। रिवीजन पहले थोड़ी कॉमन इश्यूज़ की करते हैं, उसके बाद लेबर से शुरू करते हैं और फिर रिवर्स ऑर्डर में चलते जाते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर लेंगे, उसका एक आधा सवाल भी आपको मसला कर रहा था वो भी डिस्कस करते हुए फिर प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इनमें रिवीजन में टाइम नहीं लगेगा, इनका बस रीसेंट टाइम वाला सवाल ही करना पड़ना। समरीज मैंने बनाई हुई हैं जिनको सिर्फ आपको दिखाना है, वो ये यहाँ तक कोई मसला नहीं, उससे पीछे फिर थोड़ा सा अड़फस शुरू होनी है। डिसीजन मेकिंग का चैप्टर वो 15 ओपन करूँगा तो उसके अंदर फिर वो लिमिटिंग फैक्टर में क्या करते थे, उसके बाद क्या था वो फर्दर प्रोसेसिंग में क्या करते थे, मेक और बाय में क्या करते थे, शट डाउन कंटिन्यू में क्या करते थे, फॉर्मेट्स हैं, रिवीजन है थोड़ी सी करके जो रिसेंट टाइम में सवाल आया होगा वो करते चले जाएंगे, ठीक। तो डिसीजन मेकिंग में नॉर्मली मैं पहले रेलेवेंट कॉस्टिंग ही रिवाइज कराता हूँ और उसका एक सवाल करा दिया करता हूँ, और उसके बाद फिर बाकी फॉर्मेट्स करके हम जो रिसेंट टाइम के अंदर आया होता है वो सवाल कर लेते होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, चलो ज़रा पॉज करिएगा भाई। अच्छा जी, अब रिवीजन क्लास क्या, रिवीजन क्लास होती है, नॉर्मल लेक्चर्स ही चल रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हम रिसेंट अटैम्प्ट को सॉल्व करेंगे और कल से ऑनवर्ड इंशाल्लाह MCQs को थोड़ा डिस्कस करेंगे, जो 3 दिन है 4 दिन, थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि यार कोई मसला नहीं है, वो भी तैयार ही हैं क्योंकि टॉपिक तैयार हैं, ठीक है। और इसी तरह से हम जो है वो मोटी मोटी रिवीजन हर टॉपिक की करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जी कॉमन इश्यूज़ को। ये कॉमन इश्यूज़ जो आपको पूरी कॉस्ट के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपके प्रोडक्शन यूनिट्स की कैलकुलेशन एक मसला रहा है आपके लिए, क्योंकि अगर
प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं होंगे तो आप कॉस्ट किस चीज़ की निकाल रहे होंगे? सेल यूनिट्स सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए, सेल रेवेन्यू के लिए होते थे, और प्रोडक्शन यूनिट्स प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने के लिए होते थे। तो पूरी कॉस्ट के अंदर हमें एक मसले से बाहर लड़ना पड़ा, हमें प्रोडक्शन यूनिट्स चाहिए होते थे, जिसको निकालने के 3 तरीके। नंबर 1 मशहूर ज़माना, ओपनिंग, क्लोजिंग, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री दे दे और सेल दे दे तो प्रोडक्शन हम वहाँ से निकाल लेते थे। यानी हमारा प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने का एक तरीका क्या है? ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन यूनिट्स लेस क्लोजिंग फिनिश इज इक्वल टू सेल। ये हमारी इक्वेशन है। इसमें से कोई सी 3 चीज़ें भाई हों तो चौथी निकल सकती है ना। अब प्रोडक्शन यूनिट्स गायब करेगा तो क्या कर देगा? सेल के यूनिट्स देगा। कई सवालों में देखा हमने, सेल के यूनिट्स दे देगा, ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स देगा और हम प्रोडक्शन बैलेंसिंग निकाल लेंगे। एक और तरीका भी हमने देखा था प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने का, वो क्या है जी? EPU। वेरी गुड। EPU क्या था? प्रोडक्शन यूनिट्स ही निकालते थे। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हमने आज भी अभी थोड़ी देर पहले निकाला, हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स निकालते थे। प्रोडक्शन यूनिट्स हमें चाहिए थे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स करने के लिए। प्रोडक्शन यूनिट्स हम नहीं निकाल पा रहे थे क्योंकि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ गया था, एबनॉर्मल लॉस स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन के साथ आया था, और वो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन जो है वो स्टार्ट में या मिड में खड़ी हो जाती थी। ठीक है, तो EPU के ज़रिए भी हमने प्रोडक्शन यूनिट्स निकाले। एक और तरीका भी था, सोचें, रिजेक्शन रेट गिवन होता था प्रोडक्शन यूनिट्स का, फिनिश गुड्स का रिजेक्शन रेट 5% यूनिट्स विल बी रिजेक्टेड। तो मैंने आपको कहा था जिस सवाल के अंदर ये जुमला आ जाए तो सबसे पहले आपने प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने हैं, बाकी सवाल फिर पढ़ना शुरू करना है। कितना मटेरियल लगना है, इतनी लेबर लगनी है, इतने ओवरहेड्स लगने हैं, वो सारी बात किस पर, कितने यूनिट्स पर लगनी है ये कॉस्ट, वो सबसे पहले होना चाहिए। तो रिजेक्शन रेट अगर सवाल में गिवन होता था तो सबसे पहले हम क्या किया करते थे? रिजेक्शन रेट को यूज़ करते हुए प्रोडक्शन यूनिट्स निकालते थे। तो सबसे पहला जो इशू आपके सामने आया जी वो ये कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स। कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स इफ फिनिश गुड इन्वेंट्री इज गिवन, तो ये हमारी इक्वेशन है, ओपनिंग फिनिश गुड्स, प्रोडक्शन यूनिट्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स और सोल्ड। तो अगर प्रोडक्शन यूनिट्स मिसिंग होंगे तो ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, कैलकुलेट कर लेंगे, ये कोई मसला। दूसरा तरीका क्या है? ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस गिवन हो तो प्रोडक्शन यूनिट्स विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग EPU, एक्चुअल आउटपुट प्लस एबनॉर्मल लॉस या लेस एबनॉर्मल गेन प्लस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, तो निकल आते थे प्रोडक्शन यूनिट्स। हाँ, वो अलग बात है, FIFO होता था तो एक्चुअल आउटपुट टूट जाता था फ्रॉम ओपनिंग और फ्रॉम करंट मंथ इनपुट, और ओपनिंग आ जाता था रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे। नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं, आ जाएगा याद, जाहिर है। अब रिवर्स ऑर्डर में चलना है, प्रोसेस कॉस्टिंग भी भूल गया, चलो बहरहाल फिर भी रिवर्स ऑर्डर में चलना है। तो ये पूरी कहानी इंशाल्लाह वो छोटे छोटे फॉर्मेट्स बने हुए हैं, उनके ऊपर रिवाइज करके फिर रीसेंट टाइम वाला सवाल करते जाएंगे और रिवर्स ऑर्डर में चलते जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद तीसरा है जी, इफ रिजेक्शन रेट ऑफ फिनिश गुड्स इज गिवन, तो इस तरह से निकाला था हमने गुड यूनिट्स जो कि रिक्वायर्ड है, और वही रिजेक्शन रेट और टोटल यूनिट्स जो कि प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है। इतने यूनिट्स प्रोडक्शन में डालेंगे, एंड पे जाके इतने साइड पे हो जाएंगे और इतने हमें जो चाहिए थे वो निकलेंगे। तो फिर सबसे पहला काम ये किया करते थे, एग्जाम्पल, डिमांड है 1 लाख यूनिट्स की, रिजेक्शन रेट 4% है, प्रोडक्शन यूनिट्स कितने हैं? अब ये लाइन जब आती थी तो मैंने कहा था सबसे पहले ये, क्योंकि 1 लाख यूनिट्स की मटेरियल नहीं खरीदना, 1 लाख यूनिट्स बनाने के लिए लेबर कॉस्ट ही निकालनी, 1 लाख यूनिट्स पे ओवरहेड्स नहीं लगने, बल्कि कुछ ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो 4% तो रिड्यूस ये रिजेक्ट हो जाने। तो फिर ये डिमांड है, ये क्या है? आउटपुट। ये क्या है? आउटपुट। बनाने कितने पड़ेंगे? इससे कुछ ज़्यादा। तो आउटपुट 1 लाख, 4% ऑफ इनपुट रिजेक्ट हो जाने हैं, तो इनपुट कितना है? असल में वो प्रोडक्शन यूनिट्स है। हमारी इक्वेशन इनपुट लॉस आउटपुट वाली, आउटपुट प्लस लॉस इज इक्वल टू इनपुट वाली इक्वेशन के अंदर ये इस तरह से फिट होता था। तो कैसे निकालेंगे जी? 1 लाख जमा 4% ऑफ इनपुट इज इक्वल टू इनपुट। तो एक्स के लिए इसको सॉल्व करें तो प्रोडक्शन यूनिट्स कितने आ गए? 1,04,167। तो पहला इशू कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स। पिक्चर ले ले, ये फिर मैं एंड पे शेयर भी कर दूंगा उन्हें पिक्चर्स। अगर ये हो जाए शेयर, अल्लाह करे तो अच्छी बात है, अगर ये ना हो पाया शेयर तो फिर इसकी इसी तरह से पिक्चर्स खींच के ना वो पिक्चर्स शेयर कर दूँ, यानी ये PDF अगर ना बन पाया तो। ये आपने ना नोट करने साथ साथ थोड़ी हिम्मत करनी है ना, घर जाके से फटाफट नोट कर लें ताकि ये आपके सामने समरी बन जाए। और अगर पिक्चर आ जाए
तो अच्छी बात है, फिर बेशक ना करना। चलें आगे। अच्छा जी, इसके बाद हमें पूरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट्स निकालनी होती थी। हम प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने के लिए चलते थे। नहीं, तस्वीर नहीं खींची थी अभी, खींच ले। प्रोडक्शन कॉस्ट हमने निकालनी होती थी, तो प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर 3 एलिमेंट्स होते थे, मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट और एफओएच की कॉस्ट। एफओएच में फिर वेरिएबल भी होते थे और फिक्स्ड भी। अब मटेरियल की कॉस्ट के अंदर मटेरियल कॉस्ट निकलती कैसे थी, बेसिक में सिखाई थी, क्वांटिटी रिक्वायर्ड पर यूनिट, रेट और पर क्वांटिटी केजी, क्या केजी कह लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा मटेरियल केजी में लगता है, मटेरियल कॉस्ट निकालनी है तो हम कहते थे कि केजीज रिक्वायर्ड कितने हैं पर यूनिट में, और 1 केजी मटेरियल का कितने का निकलता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास मटेरियल कॉस्ट। तो ये देखो, मटेरियल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता था, मटेरियल रेट इनटू मटेरियल क्वांटिटी पर यूनिट। मटेरियल रेट केजी, लीटर, मीटर जो भी हो सकता है, मटेरियल रेट इनटू मटेरियल क्वांटिटी पर यूनिट। नीचे ना देखें क्या है, नीचे सब कुछ आपके लिए स्टेप बाय स्टेप आने दें, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट बस आपने विजुअलाइज करना है चीज़ों को, हमने किस किस तरह से ये काम किया था। ये पूरे कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पर्चे के अंदर हम ये करते आए हैं आज तक, और आपका सारा सिलेबस खत्म हुआ है तो ये करते आए हैं हर जगह पे, वही आपके सामने रख रहा हूं मैं ताकि थोड़ा समरी बन जाए चीज़ों की। ये प्रॉब्लम्स कहाँ थे, प्रॉब्लम्स क्या क्या थे, थोड़ा समराइज हो जाए चीज़ें, ठीक है। मटेरियल रेट इनटू मटेरियल क्वांटिटी, ये क्या आ गया, 1 यूनिट पर मटेरियल कॉस्ट। 1 यूनिट पर कितने मटेरियल के केजीज लगते हैं, 1 केजी कितने का आता है मटेरियल का, ये आ गया जनाब हमारे पास 1 यूनिट पर मटेरियल कॉस्ट इनटू कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, तो ये हमारे पास आ जाया करती थी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। अब इसमें प्रॉब्लम 1 पहले डिस्कस कर चुके, प्रोडक्शन यूनिट्स मिस होंगे तो क्या होगा, 1, 2, 3 में से किसी एक तरीके से निकल आएंगे, वो निकल आए तो फिर आगे मटेरियल कॉस्ट निकालने अब चले हैं। अब मटेरियल कॉस्ट के अंदर कॉमन इश्यूज क्या आ सकते हैं उनको देख लें, 1 बाय 1 देखने। मटेरियल कॉस्ट, इफ टोटल मटेरियल कॉस्ट ऑफ प्रीवियस पीरियड इज गिवन इन क्वेश्चन, कभी कभी ऐसा करता था, डिफरेंट टॉपिक्स में होता आया, पिछले पीरियड की मटेरियल कॉस्ट दे दी, ठीक है, और हमने निकालनी है इस पीरियड की मटेरियल कॉस्ट, तो फिर हम क्या किया करते थे, ओल्ड मटेरियल कॉस्ट को ओल्ड प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते थे। अब वो कभी कभी सेम यूज हो जाती थी, कभी कभी इन्फ्लेशन पड़ जाती थी, तो मटेरियल कॉस्ट, ओल्ड मटेरियल कॉस्ट डिवाइड बाय ओल्ड प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू इन्फ्लेशन परसेंटेज करके नई कॉस्ट प्रोडक्शन की आ जाती थी, मटेरियल की नई कॉस्ट आ जाती थी, और नए प्रोडक्शन यूनिट्स हम मल्टीप्लाई करके मटेरियल कॉस्ट निकाल सकते थे। तरीक़ेकार हैं डिफरेंट जो करते आए, ठीक है। तो सवालों में क्या होता था, अक्सर हमें प्रीवियस पीरियड की मटेरियल कॉस्ट दे देता था, प्रीवियस प्रोडक्शन दे देता था, और यूँ कहता था इस साल प्रोडक्शन हमने बढ़ा दी, वॉल्यूम बढ़ गया, इस साल महंगाई हो गई, ठीक है। तो क्या होता था उससे, ओल्ड मटेरियल कॉस्ट पकड़ते थे, ओल्ड प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट निकल आती थी टोटल में ही, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वो सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट सिनेरियोज अब आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या मसाइल आ सकते थे। तो यूँ किया करता था, अक्सर सवालों के अंदर हमने देखा पिछले पीरियड की मटेरियल कॉस्ट गिवन होती थी और प्रोडक्शन यूनिट्स गिवन होते थे। जैसे सीवीपी एनालिसिस के अंदर अक्सर करता था, हमें कहता था जी इस साल हमने वॉल्यूम 10% बढ़ा दी है, इस साल मटेरियल 5% महंगा हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते थे, पहले पिछले साल की कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते थे, कैसे, ओल्ड मटेरियल कॉस्ट डिवाइड बाय ओल्ड प्रोडक्शन यूनिट्स करके हमारे पास आता था प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट पुरानी वाली, उस पर इन्फ्लेशन परसेंटेज अगर है तो लगा देते थे, नहीं है तो नहीं, और उसके साथ फिर अगर वॉल्यूम चेंज हुआ है तो चेंज वाला वॉल्यूम, नहीं हुआ तो पुराने वाला, ये मटेरियल कॉस्ट निकल आती थी, ठीक है। या इसको यूँ कह लें, डायरेक्ट भी ओल्ड मटेरियल कॉस्ट देता था, ऐसे नहीं निकालनी पड़ती थी। ऐसे निकालने की जो कहता था पिछले साल मटेरियल की कॉस्ट इतने रुपए पर यूनिट थी, तो उसको पकड़ लेते सीधा इनटू इन्फ्लेशन परसेंटेज, टोटल कॉस्ट को ही पकड़ लेते थे, टोटल कॉस्ट पे ही इन्फ्लेशन की परसेंटेज लगा दें, प्रोडक्शन वॉल्यूम की परसेंटेज लगा दें। कभी कभी ऐसा होता था पर यूनिट का डेटा गिवन नहीं है, उसने लिखा हुआ है डायरेक्ट मटेरियल इतना लगा था पिछले पीरियड में, और इस पीरियड में जनाब 10% महंगाई हो गई है, 5% वॉल्यूम बढ़ा है। तो मैंने आपको समझाया हुआ था, याद है ना, कि पर यूनिट पे ये परसेंटेजेस लगाएं या टोटल पे लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता,
तो मटेरियल कॉस्ट टोटल में ही भी हम निकाल लिया करते थे। एक तरीका ये भी था, ओल्ड मटेरियल कॉस्ट ही पकड़ ली, उसको पर यूनिट कन्वर्ट ना कर सकते हो तो ना करे, कभी कभी नहीं करना भी चाहते थे कि ये बगैर ही चला लो, तो ओल्ड मटेरियल कॉस्ट पे इन्फ्लेशन की परसेंटेज लगाएं और प्रोडक्शन वॉल्यूम के इंक्रीज या डिक्रीज की परसेंटेज लगा दें, तब भी आपकी क्या आ जाती थी, न्यू मटेरियल कॉस्ट। ये प्रॉब्लम इसमें आ सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मटेरियल कॉस्ट के अंदर और क्या मसले आ सकते थे जी, मटेरियल रेट किस किस चीज़ से अफेक्ट हो सकता है, नॉर्मल, एक तो इन्फ्लेशन से, दूसरा डिस्काउंट्स, तो ये तो लिखे इज अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन या बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट। ठीक है, इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ रेट को कोई नहीं छेड़ती थी, या तो रेट बदल जाया करता था इन्फ्लेशन की वजह से, या रेट बदल जाया करता था डिफ्लेशन की वजह से डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, फिर क्वांटिटी के अंदर क्या मसाइल आते थे, एक मतलब मिसाल के तौर पे उसने हमें क्या कर दिया जी, उन्होंने कहा जी 1 यूनिट पर 5 किलो मटेरियल लगता है और मटेरियल हमें जो है वो मिलता है, अब किलो की बजाय उसने ग्राम्स में दे दिया, 1 रुपया पर ग्राम। अब क्वांटिटी और रेट डिफरेंट हो गए, तो हमने फिर स्मॉल यूनिट ऑफ मेजरमेंट को लार्ज यूनिट ऑफ मेजरमेंट में कन्वर्ट करना सीखा था। ठीक है, क्वांटिटी के अंदर ये मसला आ सकता था, कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो हमने ग्राम्स को किलोग्राम्स में, मिलीलीटर को लीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में करना सीखा था, बेसिक में सीखा था, और फिर जहाँ जहाँ यूज़ करना पड़ा मैं यही वाली इक्वेशन ऐसे ही लिखा करता था। बेसिकली ये ज़्यादातर चीज़ें मैंने आपके जो नोट्स बनाए ना, उन्हीं में से ही उठा उठा कर यहाँ लिखी हुई हैं, और कुछ नहीं है। आप जाकर देखोगे बेसिक्स में यही एग्जाम्पल इसी तरह से लिखी हुई होगी, उठा के इधर लिख दी बस। तो सारे जो आज तक ये जो 103 लेक्चर्स के अंदर आपके साथ पढ़ा हुआ है वही बस यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आएगा, कुछ नया होना ही कोई नहीं है। अब ये जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करना होता है, वो चीज़ छोड़ी होगी तो वो देख रहे होंगे, वरना तो पढ़ी हुई चीज़ को ही रिवाइज करते हैं। ठीक है ना, तो हमने स्मॉल यूनिट ऑफ मेजरमेंट को लार्ज में कैसे कन्वर्ट किया था, उसने कहा जी कि मिसाल के तौर पे 750 ग्राम लग गए। हमने कहा यार उधर रेट क्या रहा है, पर किलो है, 750 ग्राम का क्या करें, उसको केजीज में कन्वर्ट करें। तो 1 ग्राम में कितने किलो, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000, तो हमने कहा था 750 को डिवाइड कर दो 1000 से, तो 0.75 kg आ जाएगा। ठीक है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो आपने कैसे कन्वर्ट करना है उसको, ml डिवाइड बाय 1000 करोगे तो वो स्मॉल यूनिट ऑफ मेजरमेंट से लार्ज में आ जाएगा। सेंटीमीटर से मीटर में आना है तो उसी तरह से। ठीक है, तो अभी तक समझ आ रही है बात। मटेरियल कॉस्ट में क्या मसाइल आ सकते हैं, टोटल में दे देता तो चेंज कैसे करना है, टोटल में देकर यूनिट्स दे दे तो चेंज कैसे करना है। फिर मटेरियल रेट के ऊपर इफेक्ट पड़ा करता था इन्फ्लेशन का या बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट का, कि जी इतनी कॉस्ट थी, एक केजी हमें 10 रुपये का मिलता था, इस बार हमने सोचा ज़्यादा खरीदेंगे, उसने हमें अगले बंदे ने 10% डिस्काउंट दे दिया, इफेक्ट होता था। फिर स्मॉल यूनिट ऑफ मेजरमेंट को लार्ज में कन्वर्ट करना पड़ सकता था। दूसरी चीज़, मटेरियल क्वांटिटी के ऊपर क्या असर पड़ता था, वेस्टेजेस, याद आया, मटेरियल की वेस्टेज होती थी। ये 2 सिनेरियोज थे, सिंगल रेट परसेंटेज या गिवन, सिंगल वेस्टेज परसेंटेज गिवन होती थी, तो वो सिंपल वाला सवाल जो टारगेट कॉस्टिंग में सबसे पहले दिन हमने सीखा था, सिंपल वाला, जब हमने ये इक्वेशन अपनी बनाई थी, आउटपुट प्लस लॉस इज इक्वल टू इनपुट। ठीक है, वो हमने जब सीखा था कि जी वो अब मिसाल के तौर पर कहता है 10% मटेरियल लॉस हो गया, तो हमने कहा था खामोशी केस में वो क्या होगा, 10% ऑफ इनपुट, इक्वेशन बनाई थी। ठीक है, तो अगर सिंगल वेस्टेज रेट गिवन है तो मटेरियल आउटपुट गिवन होता था नॉर्मली, ये गिवन होता है नॉर्मली एज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट, और हमने ये कैलकुलेट करना होता था। और फिर वो आया, याद आया कि हमें 2% गिवन होती थी, कि हमें मिसाल के तौर पर जी पहले मटेरियल वेस्टेज थी वो 5% थी, उससे बढ़ के 7 हो गई, उससे कम हो के 3 हो गई। ठीक है, तो 2% गिवन होती थी, तो हम ये काम किया करते थे, गिवन इनपुट होता था, फिर ये गिवन होता था परसेंटेज, कैलकुलेट करते थे, इसको उठाकर इधर लिखा और फिर वापस गए, यहाँ पे पहुँचना यहाँ पे होता था। ठीक है, रिवाइज कितना मटेरियल खरीदना है, पहुँचना यहाँ पे होता था। और इसका शॉर्टकट हमारे पास क्या था, याद है, जो ये गिवन है इनपुट, इसको डिवाइड कर, इसको मल्टीप्लाई करते थे 100 माइनस ओल्ड परसेंटेज से, और डिवाइड करते थे 100 माइनस न्यू परसेंटेज से लॉस की। याद आया कुछ,
फिर भी याद ना आए तो एग्जाम्पल, तो ज़रा जल्दी से कैलकुलेटर निकालें ताकि रिवाइज भी होता जाए। अब ज़रूरी नहीं है क्वांटिटी गिवन हो, हमें कॉस्ट भी गिवन हो सकती है। हम यही काम कॉस्ट के साथ भी एक दो सवालों में किया भी था, कॉस्ट के साथ भी कर सकते हैं। जैसे इस मिसाल मैंने लिखा करंट मटेरियल कॉस्ट कितनी है जी, 720 रुपये, करंट वेस्टेज रेट है 10% और रिवाइज वेस्टेज रेट है जी 3%। करंट मटेरियल कॉस्ट 720 है, इसका मतलब ये क्या है, इनपुट या आउटपुट? करंट मटेरियल कॉस्ट 720 रुपये है, इनपुट है या आउटपुट है? इनपुट है। कॉस्ट तो हमें 720 रुपये का मटेरियल कर रहा है। अच्छा, क्वांटिटी नहीं गिवन, क्वांटिटी इंटू रेट करके टोटल कॉस्ट दे दी, अच्छी बात है, परसेंटेज उस पर भी लग सकती है, ठीक है। तो करंट मटेरियल कॉस्ट कितनी है, 720, ये क्या है, इनपुट। करंट वेस्टेज रेट है 10%, रिवाइज वेस्टेज रेट क्या है 3%। अब रिक्वायर्ड क्या है, मुझे रिवाइज्ड मटेरियल कॉस्ट निकाल दो। तो 720 इंटू 100 माइनस 10 90 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 3 97, तो बना 720 इंटू 90 डिवाइड बाय 97, कितना आ गया, ठीक है, 668, ठीक है, 668 नहीं बेटा, नहीं 668 नहीं, ये 720 जो है ये क्या है, चलो आगे नीचे लिखा हुआ तरतीब से, ये इनपुट है। पहले शॉर्टकट छोड़ो, इधर देखो, 720 क्या है जी, इनपुट। 10% लॉस था ऑफ व्हाट, जाहिर है खामोश है तो 720 का ही है, तो 720 का 10% है तो ये गिवन नहीं था। अब 720 का 10% कितना निकलता है बताओ ज़रा, 72। तो 720 में से इसको माइनस करो तो क्या आंसर आता है, 648 इज ओल्ड आउटपुट, ठीक है। अब आउटपुट तो अभी भी यही रहना है, एक यूनिट पर जितना मटेरियल लगता है वो अभी भी उतना ही लगना है, चेंज होना है लॉस परसेंटेज ने, वेस्टेज ने, तो इनपुट ने कम या ज्यादा होना है, यानी हमारी खरीदने वाली क्वांटिटी बढ़ेगी या कम होगी, ठीक है। तो 648 बन गया। रिवाइज्ड है 0.03 ऑफ व्हाट, इनपुट, यही तो ढूंढना है, इनटू एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये एक्स हमने सॉल्व करके फिर निकाल लिया था, ये एक्स है। अब ये इधर जाके माइनस होगा 0.97, तो 648 डिवाइडेड बाय 0.97, आंसर निकालो 668। इसी का हमने शॉर्टकट बनाया था, ये 720 को मल्टीप्लाई करो 100 माइनस 10% या 1 माइनस 0.01 कर लो, ठीक है। पुरानों को हमेशा ऊपर रखते थे, नयों को नीचे, बड़ों को ऊपर रखते थे हमेशा, छोटों को नीचे, सही है ना, पुराने नए याद आ रहा है। तो 1 माइनस 0.1 10%, 1 माइनस 0.03, आंसर इज 668, ठीक है जी, सही है। तो ये जनाब आपकी टोटल डिस्कशन है। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कभी मटेरियल में आपको इसके अलावा कोई मसला आया हो। देखें ज़रा आप दोबारा मटेरियल सवाल पर हमने जितने सवाल किया आज तक बस यही कहानी थी, इससे बाहर तो कोई नहीं। मुख्तलिफ सवालों में मुख्तलिफ चीज़ें आ रही होती थी, ठीक है। CVP एनालिसिस वगैरह में हमें ये मसाइल से जो है वो पाला पड़ता था अक्सर, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट उसने दे दी पुराने पीरियड की और यूनिट्स भी बता दिए और कहा नए पीरियड में इतना वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, इतनी इन्फ्लेशन हो रही है। तो हमने कहा ठीक है जी, पुरानी वाली कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो, उसको परसेंटेज इन्फ्लेशन की भी लगा दो और नई प्रोडक्शन यूनिट से उसको मल्टीप्लाई करके नई कॉस्ट निकाल लो। कभी ये डाटा पर यूनिट का नहीं गिवन होता था, कॉस्ट दे देता था तो हम कॉस्ट पर ही इन्फ्लेशन की परसेंटेज भी लगा देते थे और वॉल्यूम का इंक्रीज भी। ये क्या है जी, मटीरियल कॉस्ट निकालने में ये मसाइल आ सकते हैं, मटीरियल कॉस्ट निकालते हुए ये मसाइल आ सकते हैं। अच्छा, ये ना हो, ये डायरेक्ट निकालनी हो हमने कैसे, मटेरियल रेट और क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके यूनिट्स के साथ, तो यहाँ पे भी मसाइल आ सकते थे। क्या, मटेरियल के रेट के ऊपर इफेक्ट इन्फ्लेशन का भी हो सकता है, डिस्काउंट्स का भी हो सकता है, बल्क क्वांटिटी वाले। मटेरियल की क्वांटिटी पर कन्वर्जन करनी पड़ सकती है और मटेरियल की क्वांटिटी पर जो है वो लॉस की परसेंटेज आ सकती है। सिंगल रेट है, लॉस परसेंटेज सिंगल गिवन है, तो सिंपल वाला तरीका होता था, नॉर्मली इनपुट मिसिंग होता था, नॉर्मली आउटपुट गिवन होता था और परसेंटेज नॉर्मली इधर जुड़ी होती थी। अगर इधर जोड़ दे फिर तो ज़िंदगी आसान हो जाए, ठीक है। और अगर दो वेस्टेज परसेंटेज होती थी तो हमारे पास शॉर्टकट था, ये इसी को याद किया था हमने, ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम हो सकती है प्रोडक्शन यूनिट्स की, वो मैं पहले ऊपर बता के आ चुका हूँ
कि प्रोडक्शन यूनिट्स तो सबसे पहले निकालने हैं, ये निकलेंगे तो अगली कहानी शुरू होगी। ठीक है, तो मटेरियल कॉस्ट में आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े होंगे। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कोई आया होगा तो स्पेसिफिकली उस वक्त भी आपने देख ही लिया होगा, तो इसकी पिक्चर भी आप ले सकते हैं। लेबर वाला सवाल हो जाए, अल्लाह करे। टाइम ही खत्म हो गया। चलें आगे जी। अच्छा जी, अब लेबर कॉस्ट में भी सेम ऐसे ही मसाइल थे, कुछ डिफरेंट नहीं। ठीक है, लेबर कॉस्ट निकलती कैसे थी, पहले तो ये देख लें। लेबर कॉस्ट कैसे निकलती थी जी, वेज रेट पर लेबर आवर मिल गया, लेबर आवर्स पर यूनिट मिल गया, ये तो टॉपिक भी चल रहा है ना अभी ताज़ा ताज़ा। ठीक है, इनटू वही प्रोडक्शन यूनिट्स। प्रोडक्शन में सबसे पहला मसला है, वो निकालेंगे तो अगली कहानी फिर चलती थी। ठीक है, अब यहाँ पे भी वैसा ही है, लेबर कॉस्ट में भी ऐसे ही कर सकता है वो पुरानी कॉस्ट दे दे, उससे हमने नई कॉस्ट निकालनी हो तो पर यूनिट या पर लेबर आवर कॉस्ट निकल आएगी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इन्फ्लेशन से और नए प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ, ये इसी कॉस्ट के ऊपर परसेंटेजेस लगा दें। पहले मैं दिखा नहीं रहा, पहले वो बता रहा हूँ। वेज रेट अफेक्ट होगा इन्फ्लेशन की वजह से, वेज रेट अफेक्ट होगा एफिशिएंसी की वजह से, मतलब बढ़ा भी सकते हैं ना वो चीज़ें जो हम पे कर देते थे। फिर आर्स में कन्वर्जन भी करनी पड़ती है और आर्स में भी लॉस आता था, आइडल टाइम लॉस। इसमें वेस्टेज क्या होता है, आइडल टाइम। ठीक है, तो यही कहानी है जनाब इधर भी। हाँ, एक लर्निंग कर्व इसमें था, मुसीबत मारा जी। तो लेबर कॉस्ट वही वाली दोबारा चीज़ें हैं। ठीक है, लेबर कॉस्ट इसकी तो रिवीजन इंशाल्लाह हो जाएगी। लर्निंग कर्व रीसेंट अटैम्प्ट वाले सवाल में भी था, तो इंशाल्लाह ये अच्छा रिवाइज हो जाएगा। लेबर कॉस्ट, टोटल लेबर कॉस्ट प्रीवियस पीरियड की दे देता है, तो आपने उसको डिवाइड करना है पुराने यूनिट्स के साथ और इन्फ्लेशन से मल्टीप्लाई करके नई प्रोडक्शन से। दूसरा तरीका क्या है, लेबर कॉस्ट ही गिवन है टोटल में ही, तो उसी पे इन्फ्लेशन परसेंटेज लगाएं, उसी पे ही वॉल्यूम करते आए हम। ठीक है, मसला क्या हो सकता है, ये इन्फ्लेशन से इफेक्ट होगा और आर्स जो हैं वो कन्वर्जन भी करनी पड़ सकती है, वो एफिशिएंसी की वजह से इम्प्रूव हो तो लेबर आवर कम हो जाते हैं, और अगर डिक्रीज हो रही है एफिशिएंसी तो लेबर आवर्स बढ़ रहे हैं, तो एफिशिएंसी भी इस पर इफेक्ट करती है आर्स पे। और तीसरी चीज़ इसको इफेक्ट करती थी लर्निंग का, आर्स को इफेक्ट करता था, कन्वर्जन करनी पड़ सकती है, ये प्रॉब्लम आता था। फिर एफिशिएंसी की वजह से चेंज होते थे और ये लर्निंग कर्व की वजह से चेंज होते थे। लर्निंग कर्व क्या था, लर्निंग कर्व यूनिट वाइज लर्निंग भी होती थी, लेकिन ज़्यादा वो बैच वाइज मुझे लगता है टेस्ट कर रहा था सवालों में। बहरहाल यूनिट वाइज या बैच वाइज लर्निंग होती, यूनिट वाइज भी हो सकती है। लर्निंग एक हद तक चलती थी, उसके बाद स्टॉप हो जाती थी। प्रॉब्लम ये आता था कि हमें वो कहता था 150 यूनिट्स का ऑर्डर है और लर्निंग कर्व है जो 50 यूनिट्स पर रुक जाना है। ठीक है, तो फिर मैं सिर्फ कॉमन इश्यूज़ को इस तरह से कर रहा हूँ इकट्ठा, वरना एक टॉपिक को करके उसके बाद उसके सवाल किया करेंगे। ये कॉमन इश्यूज़ हैं, ये किसी टॉपिक से रिलेट नहीं करते, लेकिन हर टॉपिक में ये चल रही होती थी चीज़ें। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर बी। y क्या होता था, एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इफ इतने नंबर ऑफ यूनिट्स, x नंबर ऑफ यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड लर्निंग इफेक्ट इज इतने %, 95% लेट्स से। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर बी, एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इफ x नंबर ऑफ यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। ए क्या है, टाइम टेकन टू प्रोड्यूस फर्स्ट एवर यूनिट, और x क्या है, जितने यूनिट्स बने हैं, और ये लर्निंग कोफिशिएंट लॉग LR डिवाइड बाय लॉग 2 जो सवाल के अंदर हमें दिया होता था। ठीक है, यही अगर बैच वाइज हो जाए तो ये एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस 1 बैच है इफ x नंबर ऑफ बैचेस आर प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर टाइम टू प्रोड्यूस फर्स्ट एवर बैच और यहाँ पर नंबर ऑफ बैचेस। ठीक है, ये लॉग उसी तरह से। अब मसला इसमें आता था कि लर्निंग जहाँ स्टॉप होती थी तो हम फिर उसका टाइम निकालते थे। जैसे मिसाल के तौर पे लर्निंग विल अप्लाई टू फर्स्ट 500 यूनिट्स एंड देयर आफ्टर इट विल स्टॉप, तो हम क्या करते थे, टाइम फॉर 500 यूनिट्स, टाइम फॉर 499, तो फिर 500th का टाइम मिलता था जो आगे चलता था। अगर बैच वाइज चलते थे तो यही काम बैच वाइज भी होता, टोटल टाइम फॉर 5 बैचेस, टोटल टाइम फॉर 4, तो 5th बैच का आंसर आ गया। ठीक है, तीसरी चीज़ इसके ऊपर कौन सी इफेक्ट मारती है, चौथी चीज़ बल्कि लेबर की वेस्टेज, ये बिल्कुल सेम है। लेबर की वेस्टेज में भी एक रेट हो सकता है, 2। ठीक है, तो लेबर
टाइम वेस्टेज अगर हो, सिंगल रेट गिवन है तो बिल्कुल उसी तरह से नॉर्मली कैलकुलेट करना पड़ता था, ये गिवन होता था और ये नॉर्मली इनपुट के साथ जोड़ता था। और अगर एक से ज़्यादा परसेंटेजेस गिवन है तो फिर वही काम, ठीक है, उसका शॉर्टकट उसी तरह से। करंट लेबर कॉस्ट, कैलकुलेटर हाथ में करो जल्दी से। करंट लेबर कॉस्ट 500, करंट वेस्टेज 8%, रिवाइज वेस्टेज 5%। मुझे बता दो रिवाइज लेबर कॉस्ट कितनी आएगी? 484। क्यों कम क्यों हुई है? क्योंकि आइडल टाइम वेस्टेज कम हुआ है, ठीक है। 484 आपने बोला, कैसे निकला? 500 इंटू 92% डिवाइड बाय 95%, ठीक है ना। रिवाइज ये है ना, डन जी। अब कहानी यहाँ पे होगी ख़त्म। ये है इसकी समरी कि लेबर कॉस्ट के ऊपर मैक्सिमम ये चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं। ज़रा तरतीब से एक बार देख, लेबर कॉस्ट प्रीवियस पीरियड की कॉस्ट से निकालनी पड़ सकती है। अब वो पर यूनिट कॉस्ट निकल आए और फिर इन्फ्लेशन और फिर नए यूनिट्स ले लें, या टोटल कॉस्ट पर ही इन्फ्लेशन और वॉल्यूम का इंक्रीज डिक्रीज लगा लें, ठीक है, ये मसला हो सकता है। दूसरा, वेज रेट के ऊपर तो सिर्फ इन्फ्लेशन का ही असर हमने देखा था। इन्फ्लेशन हो जाए या वो आके लेबर यूनियन वाले बढ़वा लेते थे, कम तो होता कभी नहीं देखा हमने नॉर्मली, ठीक है। वेज रेट कम कर दिया, बढ़ता ही है। कभी वो लेबर यूनियन वाले आके कहते थे बढ़ाओ, कभी जो है वो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ जाती थी। लेकिन लेबर आवर्स के ऊपर 4 चीज़ें इम्पैक्ट डालती थी, 4 चीज़ें इम्पैक्ट करती थी उसको। मतलब 4 मसले इसमें आ सकते हैं। क्या? स्मॉल यूनिट ऑफ मेजरमेंट को लार्ज में, कभी मिनट्स में डेटा गिवन होता था तो उसको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ता था। फिर एफिशिएंसी बढ़ गई, कम हो गई, इफेक्ट डालती थी आवर्स पे, आवर्स कैसे चेंज होते थे। फिर लर्निंग कर्व इफेक्ट करता था आवर्स पे, लर्निंग कर्व की वजह से आवर्स जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ते थे आवर्स कम होते जाते थे। और फिर लेबर की वेस्टेज भी थी, ठीक है। लेबर टाइम वेस्टेज वो सिंगल रेट भी हो सकता है और चेंज भी आ सकता है। ये लेबर कॉस्ट। नहीं आ रही पिक्चर? चलो इसकी पिक्चर फिर मैं भिजवाता हूँ कोशिश करके, ठीक है। अच्छा जी, ज़रा ज़्यादा हो गया ना असल में। उसके बाद तीसरी चीज़ कौन सी है जी? कॉस्ट कंपोनेंट, ओवरहेड्स, जिसमें पहले क्या आते हैं जी? वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट सेम उसी तरह से पुराने पीरियड से नए पे आना है तो वेरिएबल और ओल्ड वाली कॉस्ट ओल्ड प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड करके ओल्ड प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट आ गई, उस पर इन्फ्लेशन भी लग सकती है और फिर नए यूनिट्स साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं और टोटल कॉस्ट को ही आप इन्फ्लेशन और प्रोडक्शन वॉल्यूम की परसेंटेज, यानी ये तीनों के अंदर सेम मामलात हमने देखे भी थे, ठीक है। अब इसके अंदर मशीन आवर्स की बेस सही तो यही होता था कि वेरिएबल ओवरहेड पर मशीन आवर गिवन हो, लेकिन नॉर्मली सवालों के अंदर वो इसको भी पर लेबर आवर दे देता था। तो आवर्स फिर लेबर वाले आ गए तो वो सारी चीज़ें लेबर वाली इस पर भी इम्पैक्ट डाल देती थी। अगर लेबर आवर्स है तो फिर वही लेबर आवर्स यूज़ हो गए ना, तो वही डिस्कशन चली गई, बस रेट इसका डिफरेंट होता था। लेकिन अगर स्पेसिफिकली इसी की बात करें, लेबर को साइड पे कर लिया ना डिस्कस, तो इसके अंदर क्या हो सकता है? रेट जो है उस पर इन्फ्लेशन लग सकती है। सारे वेरिएबल ओवरहेड्स 5% से बढ़ गए, सारे ओवरहेड्स 5% से बढ़ गए, सवालों में करते थे, याद है? तो बोलो, तो वेरिएबल ओवरहेड रेट पर मशीन आवर, लेबर आवर हो जाए फिर तो डिस्कशन उधर चलेगी ना सारी, फिर तो सिर्फ ये रेट बदलना है, वेरिएबल ओवरहेड का रेट पर लेबर आवर चेंज होगा, बाकी तो सारी लेबर वाली डिस्कशन हो गई है। तो आज जो बनते थे लेबर के लिए वही ओवरहेड्स वेरिएबल के अंदर आ जाते थे। लेकिन अगर ऐसा ना हो, बल्कि सही जैसे होना चाहिए, मशीन आवर्स गिवन हो, ठीक है, मशीन आवर्स, तो फिर मशीन आवर्स कितने चाहिए एक लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स मशीन आवर्स की बेस पर। क्योंकि ये डिस्कशन क्यों थोड़ी सी रही, ये एक लाइन क्यों आ रही है? क्योंकि भाई ये तो सारे का सारा वही है, ठीक है, बस फर्क थोड़ा सा है। पहले ऐसे ही कर लेते हैं। ओवरहेड कॉस्ट निकालनी है हमें, वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट गिवन है, हो सकता था ना पर यूनिट, तो उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ। वेरी सिंपल। कभी कभी कह देता था वेरिएबल रेट पर लेबर आर, तो ठीक है, रेट पर लेबर आर हो गया वेरिएबल ओवरहेड का, तो फिर यहाँ पर कौन से आर्स आ गए?
लेबर वाले, ठीक है। लेकिन उसके अंदर एक मसला जो ध्यान रखने वाला होता था, हम करते थे क्या, हम कहते थे जी वेरिएबल ओवरहेड को सिर्फ आपने प्रोडक्टिव आवर्स पर लेना है, याद आ रहा है। तो एक मसला, एक फ़र्क आता था इसके अंदर, अगर लेबर आवर पर यूनिट की बेस पे चल रहे हैं तो ये अफेक्ट होते थे सिर्फ एफिशिएंसी, ये अफेक्ट होते थे लर्निंग कर्व इम्पैक्ट से, लेकिन ये लेबर टाइम वेस्टेज से इफेक्ट नहीं होते थे। यानी अगर लेबर ने जल्दी काम किया, लर्निंग कर्व आया, ठीक है, एफिशिएंसी से काम किया, तो उस वजह से वेरिएबल ओवरहेड कम होते थे क्योंकि लेबर आवर्स कम हो गए। लेकिन वेस्टेज टाइम, आइडल टाइम के बारे में हमने कहा था नहीं 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 नहीं, ये ओवरहेड्स के केस में नहीं लेने, ओवरहेड्स हमने सिर्फ प्रोडक्टिव आवर्स के लेने होते हैं, याद आया। तो अगर रेट पर लेबर आवर दे दे तो मजबूरी क्या है, लेबर आवर्स को लेना। तो फिर लेबर आवर्स कौन से वाले लेते थे, जो प्रोडक्टिव लेबर आवर्स होते थे, याद आई बात, ठीक है। और तीसरी सूरत क्या है, ये इसका आइडियल तरीका, आइडियल क्या है कि आपको ये वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट गिवन हो पर मशीन आवर, तो इस पर इन्फ्लेशन लग सकती है और मशीन आवर्स जो है वो रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन से इफेक्ट ले सकते हैं। यानी हमने मशीन बदल देनी है या बदल दी है, अब एक यूनिट के ऊपर पहले 5 मशीन आवर लगते थे, अब 3 लगेंगे, तो ठीक है वही मशीन आवर ले लोगे, तो अफेक्ट हो सकता है इसके ऊपर, ठीक है जी। और ये जनाब हमारी डिस्कशन है वेरिएबल ओवरहेड्स की, सिंपल सी बात थी। घर पे जाके जब इसको देखेंगे ना दोबारा कहेंगे हाँ हाँ ये सारी चीज़ें तो हमें पता हैं। भाई ये जाज को कहें ज़रा वो कार्ड ले आए लेक्चर्स वाला। ठीक हो गया। अभी कितनी बात की अभी तक हमने, सबसे पहली चीज़ क्या करते होते हैं हम, प्रोडक्शन यूनिट्स निकालना मसला है, 3 तरह से निकल सकते हैं, या ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स से, या ईपीयू किसी तो जगह पर लगाना पड़ता है, ठीक है, या फिर रिजेक्शन रेट गिवन हो तो वो इनपुट आउटपुट वाली इक्वेशन से। ये सबसे पहला काम है, ये पहला। किसी सवाल में अगर ये रिजेक्शन रेट आ जाता था जैसे, या प्रोडक्शन यूनिट्स मिसिंग होते थे, तो सबसे पहले ये निकालने पड़ते थे, क्योंकि फिर प्रोडक्शन करनी उतने यूनिट्स की है, उसी की कॉस्ट लेनी है, मटेरियल की भी, लेबर की भी, ओवरहेड्स की भी। तो प्रोडक्शन यूनिट्स निकालना सबसे पहला काम, फिर वो निकल आए, अब उनकी कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट के अंदर क्या मसाइल आते हैं, लेबर कॉस्ट में क्या मसाइल आते हैं, और वेरिएबल ओवरहेड में क्या आ सकते हैं, ठीक है, सही है। अब उसके बाद आखिरी चीज़ है फिक्स्ड ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड्स अगर अलग गिवन है, मौजे हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने टोटल एफएच कॉस्ट जो है वो उसी को उठाना होता था, और एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल टोटल फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन के बाद लेस करते थे, याद है। कोई ओएआर हमें नहीं चाहिए होता था, फिक्स्ड एफएच की कॉस्ट अलग गिवन है और हम यूज़ कर रहे हैं उस सवाल में मार्जिनल कॉस्टिंग, तो हम कहते थे बस टोटल ही पड़ी रहे, पर यूनिट हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग हम टोटल एफएच ही रिक्वायर्ड होते थे, ठीक है। अगर अलग गिवन है तो उनको फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट या पर आर निकाल के हम ओएआर मतलब उसकी तरफ नहीं लेके जाते थे। लेकिन अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज़ कर रहे होते थे तो फिर फिक्स्ड एफएच की कॉस्ट को हमें पर यूनिट करना पड़ता था, या पर आर भी कर सकते थे। तो फिक्स्ड एफएच की कॉस्ट निकालते कैसे थे, ओएआर इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन, एब्जॉर्ब्ड एफएच लेते थे, एब्जॉर्ब्ड एफएच लिया करते थे और फिर एक्चुअल से कंपेयर करके अंडर ओवर निकालते थे, याद आ रहा है, ठीक है। ये तो अभी भी किया है। तो फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट कैसे निकालते हैं जी, फिक्स्ड एफओएच का रेट पर यूनिट, से प्यार से हम क्या कहते थे, ओएआर इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। तो बात वहीं पे फिर रही है, पहली बात यही थी, प्रोडक्शन यूनिट्स निकले, फिर उसकी मटेरियल कॉस्ट, उसकी लेबर कॉस्ट, उसकी वेरिएबल ओवरहेड, उसी के फिक्स्ड एफओएच। अगर तो मार्जिनल कॉस्टिंग में है तो फिर ओएआर इनटू रेट नहीं करते थे, बल्कि एक्चुअल एफओएच ही ले लेते थे। लेकिन एब्जॉर्प्शन के अंदर फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट निकालते थे ऐसे, ओएआर इनटू प्रोडक्शन। अब ओएआर कैसे निकलता था, वो पहला टॉपिक, टोटल बजटेड एफओएच डिवाइड बाय बजटेड बेस। वो बेस अगर यूनिट्स हैं तो पर यूनिट रेट होगा, तो आगे प्रोडक्शन यूनिट्स यूज कर रहे होंगे। वो बेस अगर पर वो आर्स होंगे तो पर आर रेट निकलेगा, तो फिर आगे आर से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्शन यूनिट से करें, या फिर आर से टोटल से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो ओएआर कंप्यूट कैसे होता था, बजटेड टोटल एफओएच डिवाइड बाय नॉर्मल कैपेसिटी या बजटेड प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ निकालना है तो रेट पर यूनिट वाला है, तो वैसे निकल आता था, ठीक है। फिर एक मसला हमें आया था कि ये वेरिएबल और फिक्स अलग ना हो, इकट्ठे हों, तो क्या करें। तो उसमें हमने फिर सीखा था, हाँ जी, अगर सेपरेशन करनी पड़े तो यूजिंग फिक्स्ड एफओएच रेट भी करते थे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ये बहुत यूज़ किया था, याद है कि हमें टोटल एफओएच गिवन होते थे पर यूनिट में, हम कहते थे जी इसमें से
जो है वो आप फिक्स्ड एफओएच अलग कर दें तो बाकी वेरिएबल, या वेरिएबल अलग कर दें बाकी फिक्स, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल यूजिंग फिक्स्ड एफओएच रेट यानी OAR। हमें टोटल रेट गिवन है, ठीक है, हम कहते थे जी इसको निकाल लो तो ये बैलेंसिंग। कई सवालों में ऐसा किया था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, ज़हन में आ रहा है, कई सवालों में ऐसा, बल्कि ज़्यादा सवालों में ऐसा ही किया था। जब कार्ड बना रहे होते थे स्टैंडर्ड कार्ड तो हमें टोटल एफओएच की कॉस्ट दे देता था, और फिर कहीं आगे सवाल में लिखा होता था टोटल बजटेड एफओएच, और कहीं आगे नॉर्मल कैपेसिटी, तो हम कहते थे बजटेड एफओएच ओवर नॉर्मल कैपेसिटी पर यूनिट रेट आ गया, टोटल में से इसको माइनस करो बाकी क्या आ गया। कभी ऐसे करते थे, कभी यूं भी करते थे, हाई लो मेथड, ठीक है। हाई लो मेथड क्या था, यूनिट्स एट हाईएस्ट लेवल माइनस यूनिट्स एट लोएस्ट। मिसाल के तौर पे ये दो लेवल्स के ऊपर एफओएच कॉस्ट दे दी, ठीक है। तो फिर सिंपल हमारे सिलेबस में तो वैसे दूसरा हो सकता है, लेकिन कभी आप ICAP ने ये वाला टेस्ट नहीं किया। वैसे आपको बताऊं तो हमने फिर भी वो सवाल किया था मुश्किल वाला, आपको याद हो तो, जिसमें हमने स्टेप यानी कि चेंज कर दिया था वेरिएबल को भी और फिक्स को भी। ये मैं खुद करवा रहा हूं, पहले मैंने लिखा था मैं खुद करवाऊंगा, जिस दिन करवा रहा था फिर मैंने कहा था ये मैं खुद करवा रहा हूं, याद है। इसके अंदर था मामला ये कि हाई लो लगाया था विद चेंज इन वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट। ये पूरे कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पर्चे को आपने पढ़ लिया, जहां कहीं हाई लो यूज हुआ है कहीं पर ये सिचुएशन नहीं आई, पर हमने एहतियातन कर लिया था आ जाए तो, ठीक है। वैसे तो सिंपल ही चलना है। तो बाइफर्केशन का एक तरीका क्या था, हाई लो मेथड यूज करना है। सिंपल हाई लो क्या था, टोटल कॉस्ट एट हाईएस्ट लेवल माइनस टोटल कॉस्ट एट लोएस्ट लेवल डिवाइडेड बाय यूनिट्स एट हाईएस्ट लेवल माइनस यूनिट्स एट, यहां से क्या आ जाता था हमारे पास, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, इसको एक्स कहते हैं। फिर टोटल कॉस्ट का फंक्शन जो फिक्स कॉस्ट निकाल के देता है वो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है, फिक्स कॉस्ट है, और ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, बेसिकली ये b है। इधर x क्यों लिख दिया हमने, सॉरी, अच्छा वो शायद ये कैसे लिखेगा इतना नोट, इज इक्वल टू बी, चलो ऐसे भी ठीक है, ऐसे ही ठीक है, बी क्यों लिखना, ठीक है जी। तो हम टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई ना, तो उसको प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करके वेरिएबल कॉस्ट टोटल निकालते थे। टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल टोटल कॉस्ट माइनस करते थे तो टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाती थी। और अगर हाई लो मेथड विद चेंज इन फिक्स कॉस्ट या हाई लो मेथड विद चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट होता था तो मैंने कहा था अवॉइड चेंज, ठीक है, पिक लाइक विद लाइक, ये लिखा हुआ है। वो दो लेवल्स उठाओ, वो वाले दो लेवल्स हैं लें जिन पर वेरिएबल फिक्स कॉस्ट बदल ना रही हो। इस तरह से मैंने आपको ये सवाल कराया था 19 में, क्लास में करवाया था, ठीक है। तो लेकिन उसके बाद कभी नज़र ही नहीं आया, उसके बाद ये सिंपल वाला ही केस नज़र आता रहा था, ठीक है जी। तो ये 6वां इशू है, ठीक है। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स अगर सेपरेटली गिवन है तो ये बात है, बस सेपरेटली अगर गिवन है तो मार्जिनल कॉस्टिंग में कुछ भी नहीं करना, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में OAR निकाल कर फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट निकालनी है, एक्चुअल वाली नहीं लेनी होती बल्कि एब्जॉर्ब्ड वाली लेनी होती है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर तो ये सेपरेटली गिवन है और वेरिएबल भी सेपरेटली गिवन है तो ये चला, लेकिन अगर ये भी सेपरेटली मैंने लिखा होता, अगर ये सेपरेट है और ये सेपरेट है तो फिर तो ऐसे, और अगर ये इकट्ठे दे दिए जाएं तो सेपरेट करके अगली कहानी फिर वही है। और सेपरेट करने के लिए नॉर्मली क्या, दो ही तरीके हमने देखे थे, तीसरा कोई तरीका हमने पूरी कॉस्ट के अंदर नहीं देखा जिसमें हमने इनको बाइफरकेट किया हो। या हाई लो से कर लेते थे या इस तरह से OAR निकाल कर टोटल में से निकाल लेते थे। थोड़ी समरी बन रही है चीज़ों की। अभी तक मैंने किसी टॉपिक की रिवीजन नहीं कराई है, अभी मैं कॉमन इश्यूज़ की बात कर रहा हूँ जितने हमारे सामने आते रहे थे। अच्छा जी, अब आखिरी 3 बातें, सेलिंग कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट अगर निकालनी होती थी तो कॉस्ट पर यूनिट को सेल यूनिट से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ प्रोडक्शन यूनिट्स की ब्रेक लग जाती थी। यानी कि प्रोडक्शन यूनिट्स निकले तो वो मटेरियल कॉस्ट के लिए यूज़ हुए, लेबर के लिए यूज़ हुए, वेरिएबल ओवरहेड के लिए, फिक्स ओवरहेड के लिए तो यूज़ हुए, लेकिन जब सेलिंग एक्सपेंसेस आते थे कोई पर यूनिट गिवन होता था तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता था, सेल यूनिट्स के साथ। कोई मसला, सादा बातें सर हमें पता है, हमें बताई जा रहे हैं, मुझे ही पता है आपको पता है, पर ज़रा ये कॉमन इश्यूज एक बार कर लें ताकि फिर आगे कल से रिवीजन स्टार्ट करें, ठीक है।
तरतीब से टॉपिक्स करें, 2-2 3-3 टॉपिक्स दिन के अंदर जो है वो अल्लाह करे ऐसा हो सके होता जाए, वरना फिर एंड पे एक आधा दिन फुल फ्लैज भी बुलाना पड़ सकता है जो बचा कुचा होगा। एनीवेज आएंगे ना, जिस दिन तक बुलाऊं आओगे ना कि नहीं? कब तक आओगे? ऐसे करोगे यार? कौन कौन ऐसा है जो कह दे, कोई एक बच्चा तो ऐसा हो कह दे कि जी जब तक बुलाएंगे आता रहूँगा इंशाल्लाह। 3-4 हैं, अच्छा ऐसी बात नहीं है। हाँ इंशाल्लाह उम्मीद है। आओगे? जुमे तक आओगे ना? ठीक। अच्छा जी, अब मुझे नहीं ना पता कितना टाइम लगे। देखो अब ये तो मेरे ख्याल में तो मैंने लेबर कॉस्टिंग का सवाल आज करा देना था, पर वो पहले थोड़ा सा टाइम लग गया तो, लेकिन आप क्लास का टाइम भी चेंज कर लेते हैं अब कल से, ठीक है ना? तो कुछ दिन हैं, आखिरी हिम्मत मारते हैं अब। ओके अच्छा जी, फिक्स्ड वेरिएबल ओवरहेड्स आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? याद है टेबल सीवीपी वाला? नहीं याद तो मैं याद कराता हूँ। ऐसे कैसे नहीं याद? यानी फिक्स्ड वेरिएबल को बाइफरकेट करना पड़े तो कैसे करते हैं? तो उसके लिए हमने कहा था अगर तो ये 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स के ऊपर फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट गिवन होंगी तो हम फिर ये टेबल 2 या 2 से ज़्यादा वॉल्यूम्स के ऊपर अगर कॉस्ट गिवन होंगी तो वो हमने सीखा था हाई लो की तरह से ही, ठीक है? हम देखते थे कि अगर पर यूनिट में चेंज नहीं हो रही कॉस्ट, टोटल में चेंज नहीं हो रही तो फिक्स्ड है, और अगर पर यूनिट में चेंज हो रही है तो चेक हो गया दूसरा, और अगर टोटल में चेंज हो रही है पर यूनिट में सेम है तो हम कहते थे ये वेरिएबल है, और अगर दोनों ही चीज़ें नहीं रहती तो हम कहते थे ये सेमी वेरिएबल है। तो ये 2 लेवल्स को देखकर हम आइडेंटिफाई करते थे। लेकिन उसके अलावा अगर 2 लेवल्स पे कॉस्ट नहीं गिवन, 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स पर, तो फिर नाम से भी हमने इसको पहचाना था। ये आपके सामने टेबल है जिसके अंदर हमने ये सीवीपी से पहले ही सीखना शुरू कर दिया था, फिर सीवीपी के अंदर तो ये काम चलता ही रहा था हमारा, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद आखिरी बात, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं? ये तो अभी अभी आप कर भी रहे हैं माशाल्लाह से, ठीक है? लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग वाला भी किया ही नहीं, सारे खामोशी केस में अब नॉर्मली एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही यूज़ हो रहा होता है, इसलिए आपके सामने ये केस ज़्यादा चल रहा है। एनीवेज मार्जिनल कॉस्टिंग में हम कैसे निकाला करते हैं जी? प्रोडक्शन कॉस्ट टोटल करके वेरिएबल वाली उसको डिवाइड करते थे प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ, ठीक है? तो मार्जिनल कॉस्टिंग में आपने वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी होती है पर यूनिट। वो कैसे निकलेगी? डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स। तो प्रोडक्शन कॉस्ट वेरिएबल है तो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कौन सी आएगी? मार्जिनल वाली। प्रीवियस मैंने इसलिए लिख दिया कि प्रीवियस पीरियड की भी कभी कभी आपको निकालनी पड़ सकती है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर आपकी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड के साथ साथ फिनिश गुड की इन्वेंट्री में क्या शामिल होता था? फिक्स्ड ओवरहेड्स की कॉस्ट पर यूनिट, जो कौन सी वाली है? ब्लैंड वाली, एस्टिमेटेड वाली, स्टार्ट में खड़े होकर जो निकाली थी, जिसको आप ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कहते हैं, ठीक है? तो कॉस्ट पर यूनिट निकल आई, फिनिश गुड्स के यूनिट्स ओपनिंग या क्लोजिंग जिस वक्त भी निकालने हो, कॉस्ट भी उसी पीरियड की ही लेकर चल रहे होते हैं, ठीक है जी? उसके बाद अब हम टॉपिक वाइज डिस्कशन शुरू करेंगे। अब लेबर में कोई मसला तो है नहीं, लेबर का मसला है उसका रिसेंट अटेम्प्ट का सवाल, और एक आधा सवाल शायद आपका पीछे उसमें मसला कर रहा है, इंडस वाला भी पता नहीं कौन सा, ऐसा ही है। तो उसके बाद फिर पीछे लेबर कल हो जाएगा रिवाइज इंशाल्लाह। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में सिर्फ रिसेंट अटेम्प्ट का सवाल है, वो भी हो जाएगा रिवाइज। इनमें मैंने कोई ऐसी रिवीजन नहीं करनी है। उससे पीछे फिर टॉपिक्स थे हमारे, भला कौन कौन से? नहीं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस और प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है? तो उनकी तरफ मूव करेंगे, तो उनमें फिर थोड़े फॉर्मेट्स ऐसे रिवाइज करके रिसेंट टाइम का सवाल करते चले जाएंगे, ठीक है जी? तो आज अब यहीं पे मैं क्लोज़ कर रहा हूँ कहानी को, ठीक है? ज़िंदगी अगर रही तो कल होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।